जय गुरु जी महाराज। सारी संगत को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। गुरु जी के साथ हम लोगों ने भी कई बार अच्छा टाइम स्पेंड किया। नए साल उन्होंने अपने साथ मनाने का मौका हमें दिया। तो सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस है, हमारा भी वैसे ही एक्सपीरियंस है। तो नए साल के ऊपर जब हम लोग एक बार ऐसे ही गुरु जी ने हम लोगों को बुलाया नए साल के ऊपर, तो मैं 30 दिसंबर को गुरु जी के पास पहुंचा। तो जब 30 दिसंबर को पहुंचा, उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा थी। मैं अहमदाबाद से मेरी फ़्लाइट आनी थी, बट मैं बहुत डिले हो चुका था। तो तकरीबन मेरी फ़्लाइट जो 9:30 पे लैंड होनी थी, वो 11:30 या 12 बजे लैंड हुई। तो गुरुजी वेट कर रहे थे। इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ और मेरी वाइफ वहीं बैठे हुए थे। तो उन्होंने गुरु जैसी सारी संगत जाने लगी, तो क्योंकि नेक्स्ट डे 31 दिसंबर था, तो ऑफ डे था, तो गुरुजी ने 31 दिसंबर का फंक्शन मनाना नहीं था। तो थोड़ी सी संगत नहीं एम्पायर स्टेट में इकट्ठे होना था। तो हम लोग जब मैं वहाँ पहुँचा रात को 12:30 बजे, तो गुरु जी से एक केड़ा टाइम आ गुरुआ को आंदा। तो मैंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे मेरी फ़्लाइट लेट हो गई थी, तो इसलिए लेट पहुंचा। तो एक आंटी गुरुजी के चरण दबा रही थी। जब आप गुरुजी के पास जाते हो, हमेशा एक चीज़ वो रहता है, गुरुजी कभी भी आपको खाली पेट यानी कि विदाउट लंगर आपको कभी भी नहीं भेजेंगे। वो लंगर तो आपको खिलाएंगे ही खिलाएंगे। तो मेरा भी वही था, क्योंकि अहमदाबाद से फ़्लाइट लेट हो गई थी। मुझे ये था कि अभी गुरुजी के पास जाऊंगा और जाते ही लंगर प्रसाद मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं गुरुजी के पास गया, तो गुरु जी ने डांट लगा दी, और डांट लगाते कहते अब बैठ आंटी को सत्संग सुना। तो गुरुजी ने अपनी एक लेग्स उन आंटी के आगे रखी हुई थी और दूसरी लेग्स गुरुजी ने मेरी गोद में रख दी कि चल सेवा कर। मैं सेवा करता रहा, चाय प्रसाद आई। रात के 2:30 बजे तक मैं उन आंटी को सत्संग सुनाता रहा। सत्संग सुनाने के बाद गुरु जी का चंगा, फिर चलो फिर बड़े मंदिर कल मिलते हैं नवे साल से। जैसे ही हम लोग शाम को 31 दिसंबर को गुरु जी के पास पहुँचे, तो हार्डली हम लोग, मेरे ख्याल से 15 से 18 लोग होंगे। तो कोई ऐसा वो नहीं फंक्शन था कि कुछ भी करके रखा हुआ, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे ही रात के 12 बजे, तो हम लोग सब गुरुजी को फूल देने लगे कि गुरुजी हैप्पी न्यू ईयर। तो एक ही बुक्का लेके आए थे उस समय। तो एक बुक्का सबने खोला, एक एक फूल गुरुजी ने सबको पकड़ाया और गुरुजी को पकड़ाने के लिए दे दिया। जैसे ही मेरी टर्न आई, तो मेरे से पहले सैनी अंकल थे, उनको गुरुजी ने हुक्म दिया कि आप लोग बड़े मंदिर पहुंचो, रात को 12:30 बड़े मंदिर मिलते हैं। तो 12:05-10 हो गए थे। जैसे ही गुरुजी के पास मैंने फूल दिया, तो माथा टेकने लगे। तो गुरुजी कहते, नरेंद्र, इस बार फॉग नहीं पड़ी। उस समय वाकई 31 दिसंबर तक बिल्कुल भी फॉग नहीं थी। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहते कुदरत के नियम ने है, गर्मी सर्दी और धूप और छाँव और फॉग ये पड़नी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर फॉग नहीं पड़ेगी, तो जितनी सब्जियां हैं, जितनी हमारी कनक है, इनके बीच में मिठास नहीं कभी आएगी। तो इसलिए फॉग पड़नी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो मैं कहा हाँ। गुरु जी भी बातें करने लगे। गुरु जी कहते चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो ही सेज कि नहीं नहीं यार, वही काम कर, सैनी को रोक, यहीं पे बैठते हैं। क्योंकि उनकी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट थी। तो मेरे ख्याल 7 से 8 मंथ था कि बहुत ज़्यादा रोड बम्पर आते हैं, तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, हमें बड़े मंदिर नहीं जाना। तो इससे पहले कि मैं बाहर पहुंचा, देखा, तब तक वो जा चुके थे। तो गुरुजी प्लानिट, चलो ठीक है कि चलो चलते हैं। तो गुरुजी के साथ हम लोग 10-15 लोग जितने थे वहाँ गए। तो मेरा असर यह है कि जो संगत का प्यार गुरुजी के लिए था, जब हम लोग वहाँ पहुँचे, तो वहाँ तकरीबन मेरे ख्याल से 25 से 30 संगत, क्योंकि बड़े मंदिर का हॉल का गेट नहीं खुला था। शिव जी की मूर्ति के आगे वो 25-30 लोग शिव जी की आरती कर रहे थे। तो जैसे ही 12:30 पौने एक हम लोग वहाँ पहुँचे, तो उनके लिए तो बोनांजा बन गया। कहते हैं ना कि बिना मांगे सब कुछ मिल गया उनको। तो क्यों, गुरुजी महाराज खुद वहाँ पहुँच गए। जैसे गुरुजी वहाँ पहुँचे, लंगर हॉल का गेट खुला, तो गुरुजी वहाँ बैठे। तो रात को 1-1:15 बजे गुरुजी ने पंजाबी गाने चलवाने शुरू किए। 1:15 के नियर अबाउट का टाइम होगा। तो गुरुजी ने सिंगला अंकल को बुलाया। कहते सिंगला, कुकी आंटी को फ़ोन कर। तो जैसे ही कुकी आंटी को उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला गुरुजी फ़ोन नहीं उठा रहे। तो गुरुजी के पास ही बैठे थे अंकल। तो 5-7 मिनट और निकले, तो फिर गुरुजी कहते फ़ोन कर। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया, तो फिर फ़ोन नहीं उनको मिला। दन ही से 10 मिनट के रुकने के बाद गुरुजी कहते जा आंटी गेट खोल रही है घर दा, तो जल्दी जल्दी जाके उन्होंने फ़ोन कर। जैसे ही फ़ोन किया, कहते उन्होंने कह कुकी ਨੂੰ जड़े कपड़े पाए हुए ने, जिस हालत ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ बड़े मंदिर पहुँच जा, गुरु याद कर रहे हैं।
तो इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई हो ही नहीं सकती कि गुरुजी आपको रात को 1:30 बजे भी आपको याद करते थे। तो जैसे ही सिंगला अंकल ने वहीं बैठे बैठे फ़ोन मिलाया तो आंटी को सांस चढ़ी हुई थी, लैंडलाइन पे गुरुजी ने फ़ोन मिलाया था। तो सिंगला अंकल कहते हैं आंटी गुरुजी ने बोला है कि जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर पहुंचो, जिस कपड़े नहीं चेंज करने। तो जैसे ही वो गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी आते सारी माथा टेका, गुरुजी कहा चल कुकी आंटी डांस कर। तो 2 गाने पंजाबी गानों के ऊपर डांस करवाया। डांस करवाने के बाद जैसे ही उन्होंने माथा टेका, गुरुजी कहा जा कुकी आंटी 2 फैक्ट्रियां ब्लेस की थी। तो गुरुजी का ब्लेस करने का अपना डिफरेंट वे था कि उन्होंने संगत को कैसे ब्लेस करना है, कैसे ब्लेस नहीं करना। तो हम लोग सोचते रह जाते हैं कि गुरुजी ऐसे ब्लेस करेंगे, गुरुजी ऐसे ब्लेस, लेकिन उनका वे कोई नहीं समझ सकता। पहले भी गुरुजी हमारे साथ बैठे थे, आज की डेट में भी गुरुजी हमारे साथ बैठे। गुरुजी कहीं नहीं गए। हम लोग सोचते हैं कि शायद गुरुजी ने समाधि ले ली, भगवान कभी समाधि नहीं लेता। हाँ, हमारे पास आंखें नहीं हैं उनको देखने के लिए। ऐसे ही हम नए साल का फंक्शन था, तो नए साल के फंक्शन 2006, तो जैसे ही वाइफ की टर्न आई तो माथा टेका। गुरुजी बड़े मंदिर पे आसन के ऊपर बैठे हुए थे। तो जैसे ही माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं डिम्पल आंटी वेट रिड्यूस करो। तो कहती हाँ जी गुरुजी। तो रात को मेरे ख्याल से माथा टेकना 12:30-1 बजे का टाइम होगा। तो उसके बाद मेरे फादर इन लॉ की टर्न आई। तो गुरु कहते मास्टर जी बेटी नु को वेट रिड्यूस करे। कहते ठीक है गुरु जी। उसके बाद किसी और ने माथा टेका, फिर बेटे ने माथा टेका। जैसे ही मेरी टर्न आई गुरु से नरेंद्र आंटी नु कहे वेट रिड्यूस करना है 10 किलो 1 महीने दे विच। मैं कहा ठीक है गुरु जी। अब गुरु जी को इसके आगे तो भगवान ने बोल दिया तो वो तो होना ही होना है। तो नेक्स्ट डे हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे। जैसे ही एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरु जी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बैठे हुए थे अपने रूम में। तो सुधा आंटी के रूम में बैठे हुए थे। तो हम लोग नीचे बैठ गए तो पता लगा कि ऊपर एक अंकल आंटी बैठे हैं। कौन बैठे हैं ये नहीं पता। तो थोड़े देर के बाद अराउंड 5-7 मिनट के बाद गुरुजी ने ऊपर से आवाज आई नरेंद्र ऊपर आ जा। तो किसी को और के लिए ही हुक्म नहीं था। जैसे ही मैं गुरुजी के पास ऊपर गया तो उन अंकल आंटी को मैं जानता था। गुरुजी बेड के ऊपर बैठे हुए थे और टीवी चैनल को चेंज कर रहे थे। 1 से 100, 100 से 1, 1 से 100, 100 से 1। गुरुजी ने 3-4 बार वो चैनल चेंज किए। तो देन ही से कल फंक्शन बहुत बढ़िया हो गया, बहुत संगत ब्लेस की हमने, ये वो करके गुरुजी ने बहुत संगत को ब्लेसिंग दी उस समय बैठे बैठे। देन ही से नरेंद्र आंटी ने कहा वेट रिड्यूस करे। फिर वही बात, मैं कहा गुरुजी आपने करना है, आंटी के बस में नहीं है। देन ही से नरेंद्र करने वाला सब कुछ मैं ही है, लेकिन संगत जे हथ भी नहीं हिलाएगी, जे तुसी लोग आंटी कुछ मेहनत भी नहीं करेगी तो मैं भी की करूँगा। ही से उनका लॉजिक कहने का ये था कि हम सब कुछ गुरु के ऊपर छोड़ देते हैं कि गुरु ही सब कुछ करने वाला। करना गुरु जी नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग अपनी मेहनत नहीं करेंगे, अपने कर्म नहीं करेंगे, तो गुरु जी भी हमारे कर्मों को नहीं काट सकते। ही से आप लोग खुद मेहनत करोगे तभी तो मैं आप लोगों के कर्म काटूंगा ना। हम सब कुछ गुरु पे छोड़, काटना तो फिर भी उन्होंने ही है, लेकिन वो सब कुछ हमारे ऊपर फेंक के चलते थे कि आप लोग मेहनत तो करो तभी तो मैं कुछ करूँगा। तो जैसे हम लोग नीचे आए, लंगर वगैरह करने लगे, तो गुरु जी जैसे लंगर किया तो गुरु जी कहते डिम्पल आंटी कल तो खाना नहीं खाना बिल्कुल भी, तो सिर्फ एक सूप पीना है, वो भी काली मिर्च डाल के और हल्का सा नमक डाल के। कहती ठीक है गुरुजी। तो जैसे ही हम लोग लुधियाना पहुँचे, गुरुजी ने जाते जाते एक चीज़ बोल दी। कहते नरेंद्र कल जाके आंटी का वेट कर ली और फिर 1 महीने बाद आप दोबारा वेट करना, देखती हैं कितना होता है। तो गुरुजी ने बोल दिया, भगवान ने बोल दिया, वो तो पत्थर के ऊपर लकीर है, उसको तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता। तो हम लोग जैसे लुधियाना पहुँचे, 3 से 4 दिन के बीच में हम लोग सब खाना खाते हैं, सब कुछ है। जब खाना खाना बंद कर देंगे, चाय पीनी बंद कर देंगे, तो नेचुरली कहीं ना कहीं वीकनेस तो आती ही आती है। तो हमारे साथ भी वैसे ही हुआ। तो डिम्पल 3 से 4 दिन के बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो गई। तो फिर गुरुजी का एक दिन फ़ोन आया मुझे, कहते नरेंद्र आंटी का की हाल है। मैं कहा गुरुजी आंटी मर जाएगी, वो नहीं सह सकती क्योंकि भूखा नहीं रह सकती। तो ही से दी काम कराया कर, आंटी ने कहा सैलड खाया करे, वेजिटेबल सैलड खाना है और सूप ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा नमक थोड़ा होर ਵਧਾ ਦੇ। तो मैं कहा ठीक है। तो 10-15 दिन निकले, उससे थोड़ा सा बेटर होना शुरू हो गया क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाने को मिलना शुरू हो गया। तो 10-15 दिन निकले तो एक दिन गुरुजी का फ़ोन आया कि से नरेंद्र आंटी तबीयत किमें है। मैं कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक है, चल एक काम कर आंटी को अंगूर खाया करे। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, हाँ अंगूर खाया करे आंटी को कहे। तो अदरवाइज हम लोग देखें डॉक्टर क्या बोलते हैं, ज़्यादा अंगूर खाओगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें शुगर की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो
हमने खाना, मैं कहा गुरुजी कितने, जिन्ने खा सकती है 250 ग्राम, ਅੱਧਾ किलो, 1 किलो, जिन्ना खा सकती है एक दिन ਵਿੱਚ उन्ना अंगूर खावे। तो अंगूर खाना शुरू किया, सब कुछ। आफ्टर 30 डेज एग्जैक्ट 10 kg वाइफ ने रिड्यूस कर लिया, जितना गुरुजी ने बोला था। तो उसके बाद हमने प्लान बनाया कि गुरुजी के पास दिल्ली चलेंगे, गुरुजी का लंगर करेंगे और आगे कंटिन्यूशन जो करनी है वो करें। तो अभी चलना ही है। तो रात को गुरुजी का फ़ोन आया, हाँ नरेंद्र की प्रोग्राम, आंटी का वेट कितना रिड्यूस होया? मैं कहा गुरुजी 10 kg रिड्यूस हो गया, पूरा 10 किलो 1 महीने च। कहा देख ला फिर, जो गुरु कर सकता कोई नहीं कर सकता। मैं कहा गुरुजी आप ही तो करने वाले, और कौन करने वाला है। दनी से दी कम कर, अजੇ 15 दिन तन्ने होर नहीं आना दिल्ली, जब तक मैं ना बोलूँ। 15 दिन के बाद दिल्ली आना है, लेकिन हाँ खाना पीना वही रखना है जो अभी आंटी खा रही है। अभी लंगर शुरू नहीं करना, लेकिन अभी 15 दिन के बाद मेरे पास आना है, तब जाके देखना। लेकिन हाँ एक चीज़ है, अब इसके बीच में कोई भी वेट आगे रिड्यूस नहीं होगा। जितना मैंने करना था उतना मैंने रिड्यूस कर दिया। तो करने के बाद हम लोग 15 दिन के बाद गए। जैसे ही गए तो उसके बाद 1 भी ग्राम का डिम्पल आंटी का वेट रिड्यूस नहीं हुआ। तो जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी को माथा टेका, तो गुरुजी हंसने लगे, क्यों डिम्पल, क्यों नरेंद्र, देख ला डिम्पल आंटी स्मार्ट करती, कहते को कर सकता है जिन्ना, ना कोई जिम ना कुछ और, देख ला 1 महीने से आप 10 किलो वेट रिड्यूस करता ही। से करने कराने वाला मैं हूँ, मैं वो काम करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जो कोई नहीं करता वो मैं करके दिखाता हूँ। तो ये गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी सबको कैसे ब्लेस करते हैं। ऐसे ही मेरे बेटे की लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की हुई है। तो एज़ पर जन्मपत्री, एज़ पर एस्ट्रोलॉयर, इस वेरी क्रिस्टल क्लियर उसमें मैंशनड है कि जन्मपत्री में ये बच्चा अल्प आयु है, इसकी एज 8 साल की है। अगर भगवान शिव चाहे तो इसकी लाइफ ब्लेस कर सकता है, अदरवाइज इसकी लाइफ कोई ब्लेस नहीं कर सकता। तो जैसी 2001 नवंबर 9 नवंबर 2001 में उसका 8 साल पूरे हुए। मैं अपने एस्ट्रोलॉजर के पास गया। मैं बहुत जाता था, गुरुजी हमेशा बोलते थे पंडितां चक्कर च नहीं पईदा हुंदा, लेकिन फिर भी एक होता है एज ए ह्यूमन है, क्योंकि गुरुजी से आप पूछ नहीं सकते हो। गुरुजी आपका बिना मांगे आपको सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में क्वेश्चन होता है कि गुरुजी कैसे करेंगे, गुरुजी कैसे हमें क्योर करेंगे, कैसे नहीं क्योर करेंगे, क्यों गुरुजी कौन सा किसी को कुछ बताते थे। तो 2001 में पंडित जी से पूछा उन्होंने, बेटा एक काम कर, बेटे को ना, अक्षय को स्कूल से 1 साल के लिए हटा ले, क्योंकि इसकी कुछ एक्सीडेंट हो जाए। उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि डेथ हो जाएगी, इनडायरेक्टली बोला कि इसकी डेथ हो जाएगी, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ आग ना हो जाए, पानी में ना गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो करने के बाद मैंने उनको बोला ठीक है अंकल, मैं थोड़े दिन के बाद हटा लूँगा, क्योंकि जैन फेब में नया सेशन शुरू होगा, उसके बाद मैं नहीं 1 साल के लिए ड्रॉप आउट करवा लूँ। तो 24 दिसंबर 2001 को गुरुजी जलंधर में आए। तो 24 दिसंबर के आने के बाद उसके बाद हम लोग जाना शुरू किया। नए साल के बाद मुझे भी सेवा में मौका मिल गया। तो एक दिन मैंने, शगन अंकल थे जो गुरुजी के ड्राइवर थे, तो दोपहर में हुक्म होता था आने का, शाम को हम लोग 5 साढ़े 5 बजे आए। तो दोपहर में भी आके गया था, शाम को भी आया। जैसे ही शाम को आया तो मैंने अंकल को बोला, अंकल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पंडित जी ने बोला है कि अक्षय की लाइफ बहुत छोटी है, और अगर प्लीज़ आप गुरुजी से रिक्वेस्ट कर दो, अगर गुरुजी मुझे कुछ भी ब्लेस कर दें। क्यों, हमें क्या होता है, लोटा ब्लेस करके दे दें। गुरुजी कई संगत को लोटा ब्लेस करते थे, कईयों को ओम ब्लेस करते थे, कि अगर गुरुजी कुछ भी कर दें, क्योंकि मेरे एक ही बेटा था, एक ही बेटा है, और कि गुरुजी ने बोला था कि अगर गुरुजी चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही उनके पास, अंकल कहते तुझे नरेंद्र इतने साल हो गए हैं, तुझे मालूम है कि गुरुजी हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, गुरुआं तो मंगीदा नहीं हुंदा, गुरुआं ते विश्वास करीदा हुंदा है, मांग के अपने गुरु को छोटा नहीं करते। तो मैंने अंकल को बोला, अंकल प्लीज़ ये कर, कहते मैं गुरुजी को जाके रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी अपने रूम में बैठे थे, मैं जलंधर मंदिर के हॉल में गुरुजी के आसन के आगे बैठा था। तो 2 मिनट बाद वो आए गुरुजी से, गुरुजी कहते हाँ नरेंद्र को भेज अंदर। जैसे ही मैं वहाँ पे गया, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। तो गुरु कहते हाँ की गल होगी। मैं कहा गुरुजी वो ना अक्षय, पंडित जी ने बोला है कि अक्षय की लाइफ बहुत छोटी है। ही से पंडितां ਚੱਕਰ 'ਚ नहीं पैदा ਹੁੰਦਾ, पंडितां ਨੂੰ अपनी उम्र का तो पता नहीं हैगा, दूजिਆਂ ਦੀ उम्र का की दसणगे। ही से जन्म और मौत सिर्फ भगवान के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। तो उन्होंने बोला चल आंटी को सत्संग सुना। उस समय अगर मैं सत्संग की बात करूं, मैं हमेशा एक ही चीज़ सोचता था कि मेरे 5 से 6 सत्संग हुए हैं, कि यही मेरा गुरुजी ने कल्याण किया और कोई मेरा कल्याण नहीं किया। तो मैंने वो आंटी को सुनाए, 5 6 सुनाए या 7 सुनाए।
वो भी आंटी गुरुजी के पाँव प्रेस कर रहे हैं, मैं भी गुरुजी के पाँव प्रेस कर, और गुरुजी सूप पी रहे हैं। तो मैंने जैसे ही 5-6 करने का बंद किया, तन गुरुजी ओपन द फोल्डर, नरिंਦਰ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਸੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ कोई चीज़ बाई चांस नहीं होती। एवरीथिंग विद गुरु चॉइस, होना वही है जो गुरु ने चाहना है, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। तो तब उन्होंने एक एक करके मेरे 5 सत्संग या 6 सत्संग को उन्होंने 50 से 60 सत्संग बना दिए, जिसको मैं ये सोचा ये तो बाई चांस हो गया। ही से कोई चीज़ बाई चांस नहीं होती। तब गुरु जी ने मुझे बोला था, नरिंदर तेरे घरे भी गया सी रब एक बार, तेरे घरे मैं ब्रह्मा ते विष्णु भीख मंग के आए हैं तेरे घरे, क्योंकि रब भी अपने भगतां को जानता वै। जरूरी नहीं कि मैं इसी रूप में जाऊँगा जिस रूप को आप पहचान रहे हो, मैं तो किसी रूप में भी जा सकता हूँ। तो उसके बाद गुरु कहा चलो जाके सेवा करो। तो गुरु जी ने कुछ नहीं बोला, ना जग ब्लेस करने के लिए बोला, ना लोटा ब्लेस करने के लिए बोला, ना ओम वगैरह लाने के लिए बोला, ना कुछ और दानपुल बोला। तो रात को 11:30 जैसे ही संगत गई, पूरा मंदिर वाइंड अप करके हम लोग जाने लगे। तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। तो भाई फिर जाते जाते कहती कुछ गुरुजी ने बताया? मैं कहा नहीं, गुरुजी ने कुछ नहीं बताया। अब सेकंड टाइम आप गुरुजी से कोई भी चीज़ नहीं पूछ सकते थे। तो एक हफ्ते के बाद गुरुजी ने जैसे ही हम रात को जाने लगे तो गुरु से, नरिंदर कल ना बद्दन अंकल के घर पे सत्संग रखा है। बद्दन अंकल इज़ वन ऑफ द गुरुजी फेवरेट संगत फ्रॉम जलंधर। तो इनकम टैक्स एक्साइज एंड टैक्सेशन अभी वो कमिश्नर रिटायर हुए हैं थोड़ा टाइम पहले दिल्ली से। तो उनके घर पे सत्संग है और उन्हें आना है। गुरुजी आपको इनवाइट करें, इससे लकी आप हो नहीं सकते। और आप गुरुजी को मना करो, आपसे अनलकी कोई नहीं हो सकता। क्यों? बहुत ही कम संगत होती थी जिसको गुरुजी अपने साथ संगत में लेके जाते। सारी संगत इनवाइट नहीं होती थी अगर कहीं सत्संग होता था जहाँ पे गुरुजी ने जाना होता था। बहुत ही लिमिटेड एडिशन गुरुजी बुलाते। उस समय भी गुरुजी एक ही चलते, नवी संगत नूं लैके आओ, बद तो बद नवी संगत लैके आओ। तो मैं जैसे ही मैंने बोला गुरुजी मेरा आना मुश्किल है, यानी से देख गुरु ने तुझे इनवाइट कर दिया, मैंने तुझे इनवाइट कर दिया, आना ना आना तेरा काम है, लेकिन जब तक तू नहीं आएगा मैं बद्दन के घर से वापस नहीं आऊँगा। अब ये गुरुजी का प्यार था, गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका था। तो ही से हूँ तेरे च दम चाहिदा नरिंदर, तू अपने गुरु को बद्दन के घर पे कितने दिन छोड़ सकता है। तो इसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इसे प्यार, इसे ब्लेसिंग, वे ऑफ ब्लेसिंग्स। तो मैं रात को 9:30 बजे चंडीगढ़ से यहाँ पे पहुँचा। तो 10 बजे गुरुजी के पास पहुँचा। कोई मेरा कलीग मुझे लेने आए हुए थे दोनों। तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुँचा, गुरुजी हलवा प्रसाद बांट रहे थे और हंसराज हंस जी गुरुजी के चरणों में बैठ के पंजाबी गाने सुना रहे थे। गुरुजी हलवा प्रसाद बांटते हैं, बांटते बांटते तो जैसे ही मेरी टर्न आई, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, प्रसाद दिया। ही से बहुत दूर से आया होगा, ही सो केयरिंग गुरु, ऐसा गुरु कभी नहीं मिल सकता। तो ही से नरिंदर बहुत दूर से आया, भूख लगी होगी, जल्दी जल्दी जा लंगर कर ला, लंगर करके फिर आ जा। मैंने जल्दी जल्दी लंगर किया, हार्डली एक चपाती ली होगी या एक पूरी ली होगी प्रसाद में। क्यों? गुरुजी आपको कितना टाइम अपने साथ खड़े होने का टाइम देंगे पता नहीं, 5 मिनट मिलेंगे, 10 मिनट मिलेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी भाग के वहीं पे गया, जल्दी लंगर करके गेट के पास आके खड़ा हो गया। तो जैसे गेट के पास हुआ, गुरुजी अपने हाथ वॉश करके बैठे हुए थे। तो लेकिन गुरुजी के पास हलवे की थाली एज इट इज़ जो थाल में पड़ा था हलवा, वो गुरुजी के पास पड़ा था। तो गुरुजी हंसराज हंस को बुला रहे, ये गाना सुना, ये गाना सुना। हम लोग दूर बैठे थे तो गेट के पास खड़े थे, वो 2-3 गाने सुनते। 10-15-20 मिनट के बाद गुरुजी ने एक फिंगर की संगत की तरफ की। गुरुजी एक उंगली ही करते थे ऐसे करके। तो लेकिन किसी को ये नहीं पता था किसको बुलाया है, जिसका बुलाना है। अगर कोई दूसरा जाएगा उसके डांट बहुत पड़ती थी। तो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि तुम्हें बुलाया है, तुम्हें बुलाया है। देन गुरु से, नरेंद्र उरे आ। तो जैसे ही मैं गुरुजी को जाके मैंने दोबारा माथा टेका तो गुरुजी ने दोबारा हलवा प्रसाद उठाया और हलवा प्रसाद उठा के कहते, ले फड़ नरिंदर, तेरे मुंडे की उम्र ब्लैस करती। कहते देख ला, रब एक शिव है जिहड़ा सीधी संगत किसी एज ब्लैस कर सकता, होर किसी देवता कोले है नहीं। तेरे मुंडे की उम्र ब्लैस करती। कहते नरिंदर तेरे मुंडे की उम्र इत्थे ब्लैस करनी लिखी उसी बदन दे करे। ही से संगत को कभी भी मान नहीं करना चाहिए। वहीं बैठे बैठे गुरुजी बोल रहे थे, कहते संगत नूं कदे मान नहीं करना चाहिए। मेरे घरे सत्संग रखिया वै, कहते सत्संग गुरु ऑर्गेनाइज करता है, टाइमिंग गुरु डिसाइड करता है, जगह गुरु डिसाइड करता है और संगत भी गुरु डिसाइड करता है।
किसका कल्याण मैंने कहाँ लिखा हुआ है वो मैं डिसाइड करता हूँ, वो आप लोग डिसाइड नहीं करते। अगर मैंने आप लोगों को संगत में नहीं बुलाना तो मेरी विदाउट मर्जी के आप वहाँ पहुँच भी नहीं सकते। तो ही से तेरा कल्याण नरेंद्र अक्षय द कल्याण बदन दे करे लिखे है। वैसे मैं इसको जलंधर मंदिर में, दिल्ली मंदिर में कहीं ब्लेस नहीं कर सकता था, उसका कल्याण यहीं लिखा हुआ था। धन ही से चल जाके जलंधर मंदिर चाय प्रसाद बना, मैं आ रहा हूँ। तो संगत के लिए चाय प्रसाद बना, तो हम लोग वहाँ से निकले। गुरुजी उसके आधा घंटा बाद चले, तो वहाँ जाके चाय प्रसाद वगैरह रखी। तो गुरुजी के साथ 20-25 संगत थी, वहाँ पे जाके चाय संगत सबको दी। जैसे ही जाने लगे तो गुरु से नरेंद्र अक्षय के लिए एक ना चांदी का लॉकेट बना के लेके आना। तो मैं कहा गुरुजी कितना का बड़ा बनाना? ही से छोटा, अगर किसी ने देखा होगा 5 पैसे होते थे पहले, ही से बहुत छोटा जब बनाना आपा ने, बच्चा वह कहीं बच्चे के शरीर पे न लगे, सब तरफ से बंद करवाना उस लॉकेट को, ताकि कहीं से भी बच्चा कई बार हाथ लगा लेता है, तो ताकि उसकी बॉडी को सिर्फ टच करे, उसकी बॉडी को स्क्रैच वगैरह ना पड़े। तो मैं कहा ठीक है गुरु जी, बहुत छोटा। कहते बहुत शॉर्ट टाइम लिए पवाना है, आपा नहीं पवाना, कहते लॉकर लुकर नहीं पवाने आपा ने, बहुत शॉर्ट टाइम लिए पवाना है। तो मैं 1 या 2 दिन के बाद वो ओम का लॉकेट बना के लेके, अब जस्ट लेके 5 पैसे, बिल्कुल 5 पैसे थे, छोटा सा लॉकेट। तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। ही से इनू काले धागे च पाना, अक्षय कहता है, बेटे कहीं काले धागे च पा दी। तो उसको काले धागे में पहना दिया। अब धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो गया। अब गुरुजी ने कोई चीज़ ब्लेस की है तो उसका बड़ा क्लियर होता है, गुरुजी ने हमारी लाइफ ब्लेस की है, हमें सब कुछ ब्लेस गुरुजी ने किया है। मेरी फैमिली की लाइफ कितनी बार गुरुजी ने ब्लेस की होगी मुझे भी नहीं पता। तो गुरुजी हंसते थे, कहते नरेंद्र तू सारी जिंदगी, तेरी पूरी फैमिली मेरे मंदिर दे झाड़ू भी लाते रहे, झाड़ू पोछा भी करता रहे, तां भी तू मेरा देना नहीं दे सकता। मैं तेरे इन्नियां जिंदगियां तेरियां ब्लेस करती हैं, इन्नी लाइफ तेरी ब्लेस करके चले हैं मैं। तो करने के बाद हम लोग थोड़े दिन निकले तो ग्रो होना शुरू हो गया। गुरुजी दिल्ली में आ गए। तो मैंने गुरुजी को कई बार बोला, मैं कहा गुरुजी वो लॉकेट ना बहुत छोटा सा लगने लग गया, बेटे की ग्रोथ भी, अगर आप बोलो तो एक नया लॉकेट ले आता हूँ, तो आप उसको ब्लेस कर दो। नहीं नहीं कहते लोड़ नहीं आपा ने, कहते आप ला देना, कहते बहुत शॉर्ट टाइम ਲਈ है, कहते बस आपा नहीं पाना हैगा, थोड़ा टाइम रहेगा कहते लॉकेट का। तो ठीक है। इनफैक्ट 4 मई 2007 को मैंने गुरुजी को बोला मैं कहा गुरुजी अब अक्षय बहुत बड़ा हो गया है, 10-11-12 साल का हो गया है, तो गुरुजी लॉकेट ना बहुत छोटा लग रहा है, अगर आप बोलो तो मैं नया लॉकेट बना के ले आऊँ। दैनी से ना ना टाइम हो गया था बस, अपा ने ला देना, कहते अपा लॉकेट लुकट नहीं पवाना हैगा। तो मैं फिर चुप कर गया। तो 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली। अब वो लॉकेट ही मेरे लिए बहुत बड़ा है। क्यों? गुरुजी ने लॉकेट ब्लेस करके दिया मेरे बेटे की। हम लोग क्या सोचते हैं, जो गुरुजी ने लोटा ब्लेस कर दिया या लॉकेट ब्लेस कर दिया वो हमारी ज़िंदगी के लिए ब्लेस किया है, वो द्वारा कुछ नहीं, उस लॉकेट के बीच में ही मेरी ज़िंदगी है। तो इन बिटवीन गुरुजी का चोला छोड़ने के 2 साल के बाद मेरा बेटा 1 साल के पढ़ने के लिए सतारा गया बोर्डिंग में। तो वहाँ पे उसको ड्रीम में गुरुजी ने बता दिया कि अक्षय अपने फादर अपने प्यो ਨੂੰ बोल कि ਆਪਾਂ नॉर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ एडमिशन ਲੈਣੀ ਹੈ, वैस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं एडमिशन ਲੈਣੀ हैगी। तो मैंने ठीक है वो ड्रीम करने के बाद सब कुछ उसने बताया, हमने स्कूल ढूंढना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमने डलहौजी में डलहौजी पब्लिक स्कूल है, तो इनफैक्ट वहाँ पे गए 9th स्टैंडर्ड में विदाउट इंटरव्यू विदाउट सब कुछ गुरुजी ने उसकी एडमिशन करवा दी। तो उसके करने के बाद हम लोग फिर मैं जब उसको लेने के लिए वहाँ गया तो मैंने उसको बोला एक काम करते हैं, देखो पूना से शिरडी भी बहुत नज़दीक है और पूना से त्र्यंबकेश्वर भी बहुत नज़दीक है, हम लोग माथा टेक के चलते हैं, पता नहीं इसके बाद फिर कब आना होगा। तो हम लोग पहले शिरडी गए, तो वहाँ माथा टेका, तो वहाँ पे प्रसाद के बीच में थ्रेड मिला, ब्लैक थ्रेड। मेरे बेटे ने जो लॉकेट पहना हुआ था उसका थ्रेड बहुत ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा मैं थ्रेड चेंज कर देता हूँ। क्यों? गुरुजी बोलते थे साईं दा तेरे गुरु दा चेला है। क्यों? मैं तो महाशिव हूँ, वो मेरा चेला है। कहते जो शिरडी वाले साईं थे वो पूर्ण गुरु थे, वो सच्चा संत था, पहुँची हुई शख्सियत थे। क्यों? वो फ़कीर था, वो लोगों के कल्याण करते थे। तो मैंने वहाँ से थ्रेड चेंज किया। तो हम लोग उसके बाद त्र्यंबकेश्वर पहुँचे, नासिक पहुँचे। त्र्यंबकेश्वर में माथा टेकने के बाद बहुत रश था, तो हम लोग लाइन में लगे, क्यू में लग के वहाँ गए। तो जैसे ही बाहर आए गाड़ी में बैठ के वापस चले गए। अराउंड 30 से 40 किलोमीटर हम लोग नासिक से जब बाहर निकल गए तो मैंने बेटे को बोला तू देख जरा तेरा वो थ्रेड ठीक है। तो जब देखा तो लॉकेट ही नहीं है। उसने पूरे कपड़े उतार के देख लिए, वो लॉकेट नहीं मिला। तो गाड़ी अच्छी तरह चेक की। फिर हम लोग वापस
नासिक गए, त्र्यंबकेश्वर गए, उनके जो गार्ड ऊपर सिक्योरिटी गार्ड बैठे थे उनको रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसे ऐसे है, एक लॉकेट हमारा अंदर गिर गया है, चांदी का छोटा सा लॉकेट है, अगर आप ढूंढवा दो क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक बंदा मेरे बेटे के साथ भेजा अंदर, पूरा मंदिर ढूंढ लिया बट वो लॉकेट नहीं मिला। उस लॉकेट की, तब उस लॉकेट को बने हुए 7.5 साल हो चुके थे। तो गुरुजी के हिसाब से उसकी लाइफ पूरी हो चुकी थी। तो गुरुजी ने अपने त्र्यंबकेश्वर धाम में यानी कि ज्योतिर्लिंग के ऊपर ही उसको विसर्जन करवा दिया। लेकिन एज ए पेरेंट्स आप बहुत परेशान होते हो कि कैसे हो सकता है। तो करने के बाद मैंने बोला मेरा लॉकेट पहन ले। मैंने अपना लॉकेट उतारा और बेटे को देने लगा। वो लॉकेट गुरुजी ने अपने हाथों से हमें दिए थे, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने उसके ऊपर गुरुजी ने अपने आप चांदी के ऊपर गुरुजी ने केमिकल लगा हुआ है उस लॉकेट के ऊपर, नीचे फोटो है, उसके ऊपर गुरुजी ने ओम बनाया हुआ है और उसके ऊपर ही गुरुजी ने शेषनाग बनाया हुआ है। इनफैक्ट मैंने गुरुजी को ही बोला था, मैं कहा गुरुजी मेरे लॉकेट के ऊपर ना ओम और शेषनाग बन गया है। तो गुरुजी हंसने लगे, देख ला रब ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ही से केमिकल के उत्ते कौन लिख सकता है, केमिकल पे कभी ओम लिखा जाता है, लेकिन भगवान चाहे तो हर एक चीज़ के ऊपर ओम लिख सकता है, पत्थर के उत्ते भी ओम लिख सकता है। तो देख ला रब कर सकता। तो मैंने वो उतार के देने लगा। तो मेरे बेटे का अगर मैं बोलूँ, ये नहीं है कि हम लोगों का विश्वास है, जो मेरा बेटा है वो पुरानी सोल शायद गुरु से कनेक्टेड है। तो वो हंसने लगा, कहता पापा मुझे एक चीज़ बताओ, क्या लॉकेट के थ्रू ही गुरुजी ब्लेस करेंगे? गुरुजी हमारी सोल को ब्लेस करते हैं। हाँ, जब हम गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी हमारी सोल को ब्लेस करते हैं। लॉकेट तो सिर्फ एक बहाना है, हम अपने मन को तसल्ली देते हैं कि मैंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ है, लेकिन ब्लेस तो गुरुजी हमें हमारी सोल को ब्लेस करके चलते हैं। तो उसने बोला नहीं नहीं पापा आप रहने दो, कोई भी एक छोटा सा लॉकेट पड़ा हो। तो मेरे पास एक छोटा सा लॉकेट पड़ा था, ही से कोई भी लॉकेट मुझे दे दो, मैं पहन लूँगा। तो मैंने एक छोटा सा लॉकेट था उसको दे दिया। तो उन लॉकेट के जाने के बाद मैं यहाँ पे आया कि तो जैसे ही 1 हफ्ते के बाद वाइफ ने बोला एक काम करती हूँ भाई, मलेरकोटला गई अपने यानी कि अपने मायके गई। तो वहाँ पे इनका जो ज्वेलर था उनको बोला, वो भी गुरुजी को मानता था, कि वहाँ से एक अक्षय के लिए ओम का लॉकेट हम नया बना देते हैं, गुरुजी की फ़ोटो के आगे रख देंगे, गुरुजी खुद ब्लेस कर देंगे उसे। तो जैसे ही उनके पास गए कि भैया एक लॉकेट बना देना ओम का ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला दीदी मैंने ना एक लॉकेट बनाया हुआ है मैंने 4 लॉकेट बनाए हैं, ओम के बीच में गुरुजी की मैंने फोटोग्राफ लगाई हूँ, आप एक बार देख लो, सो ब्यूटीफुल लॉकेट। तो उन्होंने बोला आंटी दीदी मैंने 4 लॉकेट बनाए हैं किसी के लिए, आप ले जाओ मैं उनके लिए फिर बना दूंगा। तो वाइफ कहती नहीं नहीं आप मुझे भैया एक ही चाहिए, मैंने 4 क्या करने हैं। तो उन्होंने बोला दीदी कोई बात नहीं है, आप एक काम करो धीरे धीरे मुझे पैसे दे देना, आप पैसों की टेंशन न लो, तो आप 4 लॉकेट ले जाओ। तो वाइफ 4 लॉकेट लेके आई। 4 लॉकेट लाके उसने हमारे जो घर में मंदिर बना हुआ था उस मंदिर के बीच में गुरुजी की फ़ोटो के सामने वो लॉकेट रख दिया। तो कि गुरुजी प्लीज़ आप इसे ब्लेस कर दो, क्योंकि अक्षय का लॉकेट गुम हो गया है, मैं चाहती हूँ इस लॉकेट के बीच में से एक लॉकेट मैं अक्षय को दे दूँ। तो जैसे ही वहाँ पे गए तो करने के बाद वाइफ रात को क्या ड्रीम दिखाते हैं, सेम नाइट गुरुजी वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं कि गुरुजी एक बेड के एक रूम है, जैसे एम्पायर स्टेट का रूम है, गुरुजी वहाँ बैठे हैं बेड के ऊपर और एक आंटी गुरुजी के चरण दबा रहे हैं। तो हम दोनों गेट के ऊपर खड़े हैं, तो वो आंटी चरण दबा रहे हैं। थोड़ा टाइम के बाद वाइफ के हाथ में 4 लॉकेट हैं उस समय। तो गुरुजी ने बोला, गुरुजी उसको कहते थोड़ा टाइम के बाद, डिंपल आंटी ले आ लॉकेट ब्लेस कर दिने ਆਪਾਂ। कोई गल नहीं, अक्षय लॉकेट गुम गया ना, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ लॉकेट ब्लेस कर दिने। कहते आंटी लॉकेटां विच कुछ नहीं हैगा, गुरु दी ब्लैसिंगां चाहिदियां ने। जब गुरु की ब्लैसिंग है, लॉकेट क्या सब चीज़ें गुरु के साथ चलती हैं। तो गुरु जी ने वो लॉकेट पकड़ा, एक लॉकेट पकड़ा और एक लॉकेट में कैसे ओम बनाया है, किस ज्वेलर ने बनाया है, फ़ोटो कितनी अच्छी बनाई है। तो गुरु जी ने एक एक चीज़ पूछी। तो गुरु से एक अक्षय ने पहना दी, एक लॉकेट इस आंटी को देना है, ड्रीम में ही गुरु जी ने इंस्ट्रक्शन दी। और तीसरा लॉकेट कहते एक लुधियाना नरिंदर का दोस्त है, उन्हीं फैमिली नूं एक लॉकेट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, एक लॉकेट उन्होंने देना है। तो उसके बाद मुझे बुलाया, कहते नरिंदर उरे आ। तो लॉकेट दिखा के कहते लै नरिंदर ये नाल दे ना लॉकेट बनाया कर तू। कहते जब भी किसी संगत के यहाँ पे जाता है तो एक लॉकेट एज ए प्रसाद मेरी तरफ से उस संगत को दे के आया कर। वो जब तक वो ज्वेलर जिंदा था हमने बहुत लॉकेट गुरुजी ने
प्रसाद के तौर पे बंटवाए। मैंने कुछ नहीं बांटा, गुरुजी ने खुद बंटवाया जिसको देना था। लेकिन उनकी डेथ के बाद हमने बहुत कोशिश की कि उसके सेम लॉकेट बनाने की कोशिश करें, बट वो लॉकेट नहीं बनवा सके। मेरा सिर्फ कहने का लॉजिक ये है कि गुरुजी हम सब लोगों को वहमों से निकालने के लिए आए थे कि ये पहन लो, बड़ी बड़ी माला पहन लो, तभी शायद गुरुजी मिलेंगे। कोई लोग बड़ी माला पहनते हैं, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता। गुरुजी हमारे साथ सोल से सोल का कनेक्शन बनाना सीखो। गुरुजी ऑलवेज से सोल ना सोल का कनेक्शन बनाना सीखो। तार से तार जोड़ोगे तभी तो गुरु मिलेगा ना, नहीं तो गुरु कहाँ से मिल जाएगा। तो यही गुरुजी के मिलने का तरीका। ऐसे ही जब बेटा डलहौजी पढ़ता था तो उसका बोर्डिंग का खर्चा अलग होता था। तो मैंने उसको बोला कि 7 जुलाई थी कि अक्षय इस बार हम लोग 7 जुलाई के ऊपर डलहौजी नहीं आएंगे क्योंकि हम लोग दिल्ली में ही सेलिब्रेशन करनी है। तो वो भी मान गया, कहता कोई बात नहीं है। गुरुजी के बर्थडे वाले दिन उसको गुरुजी ड्रीम दिखाते हैं कि जैसी ड्रीम दिखाते हैं तो ड्रीम में क्या दिखाते हैं, उसके जो प्रिंसिपल का डलहौजी पब्लिक स्कूल का जो प्रिंसिपल का कैबिन है उसके बीच में प्रिंसिपल के सामने गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी फॉर्म साइन करवा रहे हैं। प्रिंसिपल को बोल रहे हैं कि यह साइन कर दे, मैं अपने मुंडे नू लेके जाना है कमान ली। तो उन्होंने बोला कि वो गुरुजी को बोल रहे हैं, कहते गुरुजी आपको फॉर्म साइन करवाने की क्या जरूरत पड़ी है, आप ले जाओ ना। उन्होंने बोला नहीं, रूल इज़ रूल, जो रूल है वो सबके लिए एप्लीकेबल हैं, वो मेरे लिए भी एप्लीकेबल हैं, तो आप साइन कर दो तो मैं उसको लेके जाना है मुझे। तो वो प्रिंसिपल ने फॉर्म के ऊपर साइन किया, वो गुरुजी के साथ बाहर आया। तो जैसे ही बाहर आया तो गुरुजी ने मेरे बेटे की बाजू पकड़ी, कहता पापा गुरुजी ने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे पूरे डलहौजी की जो मार्केट है वहाँ पे घुमाने के लिए ले गए। तो गुरुजी ने बोला, कहते मुझे मालूम है अक्षय तेरा बाप नहीं आ सकता, तेरे प्यो ने इस बार नहीं आ सकता क्योंकि वो दिल्ली में बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कहते कोई गल नहीं, कहते अपा आ गया ना, कहते मैं तेनू घुमा के लेके आना। तो गुरुजी मेरे बेटे को खुद अपने बर्थडे के ऊपर ब्लेसिंग देने के लिए, उस गुरुजी अपने बर्थडे की ब्लेसिंग देने के लिए उसे वहाँ पे लेके गए मार्केट में। गुरुजी ने ड्रीम में उसको चॉकलेट परचेज करके दी, टॉफ़ी परचेज करवा के दी। कहते ले फड़ अक्षय मेरे बर्थडे थे तेनू बहुत बहुत मुबारक। तो ये है गुरुजी से प्यार का कि आप गुरु से प्यार बनाना सीखो, गुरु से कनेक्ट करना सीखो। गुरुजी तो पल पल हमारे साथ रहते हैं। तो पीछे जब हम लोग दिल्ली में आए तो एक बहुत चल रहा था कि गुरुजी ने बोला है येलो ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना, गुरुजी ने बोला है ब्लू कपड़ा नहीं पहनना, गुरुजी ने वहाँ से कपड़े निकलवा दी। बहुत सारी संगत डिफरेंट, कोई किसी ने जिसके घर पे साड़ियाँ पड़ी थी, जिसके घर में सूट पड़े थे, ब्लू ब्लैक निकालने शुरू कर दिए। अब गुरुजी के सारे कलर गुरुजी के फेवरेट हैं, ब्लू कलर भी फेवरेट है गुरुजी का, ब्लैक कलर भी फेवरेट है गुरुजी का। तो कोई गुरुजी सबके लिए एक स्पेसिफिक होता था, ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने एक संगत को बोल दिया वो सबके लिए एप्लीकेबल था, ही से सबकी मेडिसिन अलग है। तो ऐसे ही फिर गुरुजी ने एक बार पहले गुरुजी के चोला में जब थे गुरुजी, एक वाइफ को ड्रीम दिखाया था। मेरी वाइफ को येलो कपड़ा और येलो और पिंक कलर बहुत पसंद होता था। तो इसको क्या दिखा रहे हैं कि इसने येलो सूट पहना हुआ है और ऊपर से आसमान से एक शिप आता है जिसको हम लोग विमान बोलते हैं कि अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपको विमान लेने के लिए आता है। भगवान आपको विमान बेसा लेने के लिए, अपना अपना कन्वेंस बेसा लेने के लिए। तो वाइफ ने येलो कपड़ा पहना, जो वो आ रहा है विमान आ रहा है, जो बोट आ रही है आसमान से, वो पूरे येलो फूलों से सजी हुई है, येलो कपड़ा लगा हुआ है और उनके बीच में 2 जेंट्स हैं और 2 लेडीज़ हैं, उन्होंने भी येलो ही कपड़े पहने हुए हैं। तो येलो कपड़े पहने जैसी अपने अब सीढ़ियाँ बन गई, जैसी मेरी वाइफ के पास पहुँचे वहाँ से एक लेडीज़ और जेंट्स उतर के आए। उन्होंने मेरे वाइफ की बाजू पकड़ी कि आपकी एज कंप्लीट हो गई है, आप चलो, क्योंकि आपने येलो कपड़े पहने हुए हैं। तो जैसे ही हमारे पड़ोस में लुधियाना में एक आंटी रहते थे, तो ड्रीम में उन्होंने उनके मेरी वाइफ के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए कि डिम्पल मैं कपड़े ही येलो फाड़ देती हूँ, जब येलो कपड़े ही नहीं होंगे तो तुम्हें लेके नहीं जा सकेंगे। तो उन्हें कपड़े फाड़ रहे ड्रीम में, तो वो उनको लेके जाने लगे। जैसे ही आके जाने लगे उनके बीच में आके पास आके गुरुजी खड़े हो गए। तो गुरुजी कहते अभी आंटी दी एज नहीं हुई, आंटी ने बड़े काम करने ने हजे, तुसी चलो। तो गुरुजी ने उनको नमस्ते किया, उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया। वो चारों को चारों अपने द्वारा बोट में बैठे और वो बोट द्वारा आसमान में चली गई। तो गुरुजी ने डिम्पल आंटी को ब्लेसिंग दी और ब्लेसिंग देके कहते डिम्पल आज के बाद
येलो कपड़ा नहीं पहनना तूने, सारी ज़िंदगी के लिए तेरा येलो कपड़ा बैन है। अब वो जो येलो कपड़ा बैन है वो सिर्फ डिम्पल के लिए बंद था, बाकी किसी के लिए बंद नहीं था। तो कहते हैं आंटी जिन्ने कपड़े येलो पहने हैं ना सब बांट देना, अपने पास एक भी नहीं रखना। कहते ठीक है गुरुजी। अब सुबह उठ के इसने ड्रीम सुनाया, तो हमने बोला ठीक है जितने पड़े हैं तो उतने बांट दो। तो लेकिन एक होता है कि जो हम सिल्की कपड़े होते हैं, बाकी होते हैं बहुत ही कॉस्टली होते हैं, हम उनको संभाल के रख लेते हैं। तो वाइफ ने भी ऐसे बोला। तो 15 दिन के बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया। गुरुजी कहते हैं नरेंद्र, मैंने डिम्पल आंटी को पूरी लाइफ के लिए, पूरी जिंदगी ਲਈ मैं येलो कपड़े बंद करते, आंटी ਨੂੰ कहे येलो कपड़ा नहीं पाना सारी जिंदगी ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ बैन है। मैं कहा ठीक है। मैं कहा ठीक है गुरु जैसे आपका हुक्म। मैं सुबह उठा, वाइफ को बोला सब कुछ निकाल दे क्योंकि तूने येलो कपड़ा नहीं पहनना। तो वाइफ ने सारे सूट निकाल दिए। 5 साड़ियाँ इसके पास प्योर सिल्क की पड़ी थी, इसने वो रख ली कि मैं इसको डाइंग करवा लूँगी, कुछ और करवा लूँगी, थोड़ा थोड़ा तो येलो कलर है तो मैं बाद में रख लूँगी। तो गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। मुझे भी नहीं पता था कि वो 5 चोले जो 5 साड़ियाँ हैं डिम्पल के पास पड़ी हैं, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। चोला छोड़ने के 3 से 4 साल के बाद वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं। कहते डिम्पल आंटी वो 5 साड़ियाँ पईयां ने ना जड़ियाँ लुधियाने ट्रंक दे विच, वो पानियाँ नहीं हैगियां आपां ने, वो अपनी भरजाई नूं दे दे, तेरे लिए सारी जिंदगी के लिए येलो कपड़ा बंद है। कहते आंटी तेरे लिए बंद है, सारी जिंदगी लिए पाना नहीं, उन्होंने आपां कलर करवा के भी नहीं पाना हैगा। तो ये गुरु जी की ब्लैसिंग्स हैं। गुरु जी सबके लिए इंडिविजुअल मेडिसिन लेके हैं। एक बार ऐसे ही गुरु जी ने एक सत्संग सुना रहे थे एम्पायर सेट में बैठ के, तो एक अंकल ने सत्संग सुनाया, वो गुरु जी से मिलने के पास आए तो उनकी आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो किसी आंटी को पहले प्रॉब्लम थी, आंटी या अंकल को आंख में कुछ प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी ने उनको बोला आंटी गुरुजी ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला है। तो गुरु कहने कुछ नहीं करना, एक काम करी, आग का दूध लेके ना, आग का दूध अगर हाथ में भी लग जाए तो तब भी खारिश होनी शुरू हो जाती है। कहने आंटी आग का दूध लेके अख च पाली, ठीक हो जू। तो उन्होंने वैसे ही किया, उनकी आंख ठीक हो गई। वो आग का दूध नहीं था, वो पॉइजन नहीं थी, वो गुरुजी का प्रसाद था, गुरुजी की ब्लेसिंग थी जिनसे वो ठीक हो गए। वही एक दूसरी संगत को वही प्रॉब्लम हुई आंख में, उन्होंने बोला गुरुजी ने उनको मेडिसिन ये बोली थी कि आंख में आंख का दूध डालना है, तो उन्होंने वही काम किया। तो जैसे ही उन्होंने आंख किया उनकी आंख में प्रॉब्लम आ गई, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, आंख जाते जाते उनकी बच गई। तब उन्होंने गुरुजी को गुरुजी बहुत दिनों के बाद आए, उनके जब एम्पायर सेट आए तो गुरुजी कहते हाँ अंकल इन्ने दिनों बाद की गल होगी। कहते गुरुजी आंख खराब हो गई थी। कहते किमें खराब होगी। कहते गुरुजी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, तो आपने एक आंटी को बोला था ना कि ऐसे ऐसे आंख का दूध बना। तो गुरुजी कहते अंकल मैं तेनू कहा सी, मैंने तुझे तो नहीं बोला। कहते अंकल वो मेडिसिन सी और मेरी ब्लैसिंग थी। मेडिसिन भी तभी लगती है जब गुरु जी की ब्लैसिंग होती है। कहते अगर मैं कमा ना जहर भी पी लो, पॉइजन भी पी लो, तो गुरु उन्होंने अमृत बना देंदा है, लेकिन जो तुसी खुद पीओगे वो थोड़े लिए पॉइजन ही है। तो कहते अंकल सब ਲਈ ब्लैसिंग लग चलदियां ने। तो जो मैं एक के लिए मेडिसिन है वो दूसरे के लिए मेडिसिन जरूरी नहीं है, दूसरे के लिए भी मेडिसिन हो। तो दूसरा आप वो काम करो जो गुरु जी आपको बोलते हैं। हर एक चीज़ के ऊपर नहीं है कि हाँ उस संगत का ऐसे कल्याण किया, उसका ऐसे कल्याण किया। आप अपने कल्याण की बात करो कि गुरुजी ने मेरा कल्याण कैसे करना है। आपके लिए डिफरेंट मेडिसिन गुरुजी ने रखी होगी। तो ऐसे ही एक बार मेरी वाइफ के बैक पेन बहुत होनी शुरू हो गई गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद। तो बहुत बैक पेन हुई, इनफैक्ट स्लिप डिस्क हो गई, बहुत इलाज करवाया। तो किसी ने बोला ऑपरेशन होगा, किसी ने बोला बेल्ट लगा के रखो। तो एक दिन रात को गुरुजी ड्रीम में आते हैं, तो हम बैठे हुए, तो गुरुजी मैं भी बैठा हूँ, भाई भी बैठी है, गुरुजी बैठे हैं। तो गुरुजी कहते गुरुजी मेरे ना बैक पेन बहुत ज़्यादा होती है और डॉक्टर ने बोला ऐसे ऐसे स्लिप डिस्क है और तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो गुरुजी मुझे उठा के कहते नरेंद्र उठ। तो मैंने उठा तो क्या गुरुजी कहते आंटी दी पिठ ते लत्त मार, बोली दिन लत्त मार। 2 या 3 बार गुरुजी ने उनकी पीठ के ऊपर लात मरवाने के लिए बोला। तो मैंने जैसे ही उनकी पीठ पे लात मारी तो गुरु का जा आंटी ब्लेस करती तेरी स्लिप डिस्क अप्पा आज, लेकिन आज के बाद तूने राजमा नहीं खाने। कहते राजमा बैव कर देने। तो कहते ठीक है गुरुजी मैं नहीं खाऊं। अगर लंगर में अगर तूने राजमा खाएगी तो सिर्फ लंगर में खाएगी, अगर घर पे बना के खाएगी तेरे द्वारा बैक पेन होगी, अगर लंगर में खाएगी तो वो तेरे लिए प्रसाद होगा। तो सबके लिए डिफरेंट है। हर एक संगत में गुरुजी के टाइम पे बड़े मंदिर में मेरे ख्याल से वीक में
एक बार या दो बार राजमा का लंगर बनता था, लेकिन गुरुजी ने वाइफ के लिए बंद कर दिया। तो सबके लिए डिफरेंट मेडिसिन है। तो ऐसे ही करने के बाद एक बार अभी थोड़े टाइम के पहले, अभी बेटा दिवाली से पहले अभी इंडिया वापस आया, पहले सिडनी में था। तो वहाँ पे इसको कैनबरा में था। तो इसको क्या दिखाता है, रात को अराउंड 2:30 पे इसको एक लेडीज ब्लैक, जिसको हम ब्लैक ब्लैक हम बैड सोल बोल देते हैं, तो वो ब्लैक मैजिक के कारण किसी ने कुछ किया होगा या कुछ, वो रात को 2:30 एग्जैक्ट 2:30 पे इसको आके परेशान करती थी। तो इस हमने इसको कई बार बोलना, तो एक काम कर, गुरुजी का प्रसाद रख, गुरुजी के वहाँ फोटो रख ले, गुरुजी का जल प्रसाद बना के छींटे दे लिया कर, तो कुछ नहीं होगा। तो ही से सब कुछ कर लिया। तो हमने बोला एक काम कर, थोड़ा सा ना लोहे की कोई चीज़ अपने पास रख ले। ही से अगर उसने लोहे की चीज़ मेरे ही मरवा दी, चाकू मुझे मरवा दिया, तो मैं क्या करूँगा। तो ये बात भी ठीक है। तो हमने चुप कर गए, तू एक काम कर, तूने जैसा ठीक लगता है तू वैसा कर ले। तो थोड़ा गुरुजी के मंत्र जाप करता था, मंत्र जाप करते करते सो जाता, लेकिन शार्प 2:30 इसको वो चीज़ परेशान करती। तो एक दिन सिडनी से फ़ोन आता है किसी संगत का, 2 अंकल्स का, इनफैक्ट उनके घर पे सत्संग था। तो कि अंकल सुबह सुबह गुरुजी ने ड्रीम दिखाया है कि अक्षय को सिडनी सत्संग में बुलाओ। तो इसने बोला कि आज मेरा आना मुश्किल है। तो दूसरे का फ़ोन भी आ गया कि अक्षय जैसे मर्जी पहुंच, आज गुरुजी ने स्पेशल तुझे बुलाया है, कुछ ब्लेसिंग होगी या कुछ और होगा। तो ये कैनबरा से सिडनी पहुंचा। तो ये आंखें बंद करके गुरुजी के सामने बैठा है। तो क्या देखता है, गुरुजी के आसन के पास काली माता बैठी हुई है गुरुजी के साथ ही, और वो जो बैड सोल इसको परेशान करती थी वो भी काली माता के साथ खड़ी है। तो गुरुजी ने इसको बोला कि अक्षय ये लंगर बना रहे हैं, लंगर को बोल कि काली के लिए भी एक चपाती और हलवा प्रसाद अलग रखेंगे। तो इससे पहले कि ये समाधि से उठ के उनको बोलता, उन्होंने लंगर प्रसाद रख दिया। इसने रिक्वेस्ट भी की कि आप थोड़ा सा और रख देते, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने मना कर दिया, जैसे भी किया इन्होंने, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो जैसे गुरुजी ने अपनी थाली उठा के काली को दी, जो भोग प्रसाद लगाया हुआ था, सिर्फ इसी को मेडिटेशन में दिखाई दे रहा है। तो कहते जैसे ही जाके कहते गुरुजी कहते काली को बोलते ले, कहते ले तू ये प्रसाद तू खा ले और इसको लेके चल, बहुत दिनों से इसने मेरे बेटे को परेशान करके रखा हुआ है, बहुत दिनों साडे मुंडे को परेशान करके रखा हुआ है, तू लेके चल। तो काली ने वो भोग खाया जो गुरुजी ने अपनी थाली दी थी उनको। तो उनको भोग लगाने के बाद काली माता उनको लेके चली गई। तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी क्या नहीं करते, सिर्फ गुरु पे विश्वास रख के चलो, थोड़ा टाइम दे के चलो। हम हर एक चीज़ में जल्दीबाजी चाहते हैं कि गुरुजी के पास आ गए, गुरुजी की शरण में आ जाए तो हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, सबके साथ आएगी, ह्यूमन बीइंग है, हमारे कर्म हैं जो पुराने, हमें उनका भुगतान तो करना ही करना है। 90% कर्म गुरुजी हमारे क्योर कर देते हैं, लेकिन 10% का भुगतान तो हमें करना ही करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब अक्षय कैनबरा में गया तो इसका मन हुआ कि मैं जाके एक छोटा सा सत्संग रखूं। तो इसने एक सत्संग वहाँ पे रखा। कैनबरा में बहुत ही थोड़ी सी संगत है, 10 12 15 लोग होंगे बड़ी मुश्किल से। तो इनको सबको बोला, इनफैक्ट सिडनी से बहुत सारी संगत इनके यहाँ पे आई सत्संग में अटेंड करने के लिए। तो जैसे ही ये बैठा था तो एक और लड़का था वरुण करके, वो भी सिडनी में रहता है, उसको भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी हुई है, बहुत कुछ दिखाया हुआ है आपने। इस यहाँ पे वो नहीं है कि ये नई संगत है पुरानी संगत है, ये इनको पुरानी संगत को गुरुजी ज़्यादा ब्लेस करते हैं, नई संगत को कम ब्लेस करते हैं। इनफैक्ट मैं जो सोचता हूँ गुरुजी हमेशा नई संगत को ज़्यादा ब्लेस करते हैं, अभी पुरानी संगत को थोड़ा टाइम दे देंगे। क्यों? पुरानी संगत को बहुत प्यार दिया, लेकिन आज की डेट में जितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी नई संगत को दे रहे हैं, मेरे ख्याल से पुरानी संगत को भी उतनी नहीं मिलती। तो वो जब बैठा वहाँ पे तो गुरुजी सामने बैठे थे। इनफैक्ट उससे पहले कोई आंटी सिडनी में आए थे, उन्होंने 2 रुद्राक्ष की माला लेके आए थे, एक मेरे बेटे के लिए। ही सेज कि मैं अमरनाथ की यात्रा पे गई थी जहाँ मेरा कोई फैमिली वाले गए थे, मैं 2 रुद्राक्ष की माला लेके आई हूँ। गुरुजी ने मुझे स्पेशल ड्रीम में बोला एक माला इस अंकल को देनी है और दूसरी अक्षय को देनी है। तो जैसे उन्होंने अक्षय के लिए, वो खुद तो नहीं आए, उन्होंने सिडनी में माला भेजी। तो अक्षय ने बोला आंटी गुरुजी का नाम लेके मुझे कोई चीज़ ना दो कि गुरुजी ने तुम्हें ये चीज़ दी, आप ये बोलो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ,
मैं तब भी मान लूँगा। आप बोलो गुरुजी ने मुझे भेजा, क्योंकि गुरुजी ने हमें बचपन से, जब भी हम उनके साथ जुड़े हैं, तो गुरुजी ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है, गुरु पे विश्वास करना सीखो, लोगों पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे तुम्हें कोई चीज़ देनी है तो मैं तुम्हें खुद दे दूंगा, वो वे मैं खुद बनाता हूँ कि तुम्हें कैसे देनी है। लेकिन कई बार हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए, संगत इतनी हो गई है कि हर एक का आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। ये आपको गुरुजी ने बोला है आपको जाके दे दो, लेकिन अगर क्या गुरुजी ने आपको बोला कि मैंने उनको भेजा है आपको देने के लिए? नहीं ना। हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भाग जाते हैं, लेकिन गुरु से दूर हो जाते हैं। गुरु हाँ तो गुरु नु मंगीदा होता है, चीज़ों पे सोचो भी ना, चीज़ें तो गुरु जी अपने आप देंगे। तो इसने तो इसने क्या हुआ, बनी आंटी आप गिफ्ट लेके आए हो, मैं गिफ्ट रख देता हूँ, पर गुरु जी का नाम लेके ना दो। तो कुछ करने के बाद जैसे ही वो लड़का समाधि में बैठा था, उसको गुरुजी शिव शिव रूप में दर्शन दे रहे थे। तो गुरुजी ने उसको बोला, लड़के को समाधि में, कि वरुण अक्षय को बोल 5 मिनट मेरे साथ बैठ ले, सब सेवा करता फिर रहा है, गुरु के लिए इसके पास टाइम नहीं है, ही से सेवा भी करो। तो गुरुओं को भी, जब गुरु जी का आसन आप लगाते हो, गुरु जी का सत्संग करते हो, तो 5 मिनट के लिए गुरु जी के साथ जरूर बैठा करो। सेवा भी करनी है तो गुरु जी के साथ अपनी हाजिरी भी लगाओ। तो ही से उसको बोल मेरे पास 5 मिनट बैठ। तो उसने इसको इशारा किया कि गुरुजी ने बोला कि बैठ जा, क्योंकि मेरे बेटे को समाधि आंखें बंद करना सत्संग में बिल्कुल ही बैन है, कि तूने जैसे ही सत्संग में जाना है आंखें नहीं बंद करनी, शब्द सुनो, आराम से सुनो, मेरी आसन की तरफ देखो, फोटो की तरफ देखो, मेरी फोटो से बातें करो, लेकिन आंखें नहीं तेरी बंद होनी चाहिए। तो क्योंकि जैसे ही जी आंखें बंद करता है तो इमीडिएटली कनेक्ट टू गुरु जी को कनेक्ट कर लेता है। गुरु जी कहते हैं अभी तेरी एज बहुत छोटी है, समाधि लगाना बहुत आसान है, समाधि में जाना बहुत आसान है, लेकिन समाधि से वापस आना बहुत मुश्किल है। पूर्ण गुरु ही आपको समझा सकता है कि समाधि से वापस कैसे आना है। कहते कई बार समाधि ऐसी लग जाती है कि उस समाधि में आपकी जान भी जा सकती है। तो समाधियां भी लाओ, लेकिन समाधि तभी जब गुरु आपकी समाधि लगाना चाहेगा तभी समाधि लगाओ। तो ऐसे ही करने के बाद तो जैसे ही ये बैठा तो सामने गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मेरे बेटे ने इंडिया आना था, उसकी 5 जनवरी 2020 की फ़्लाइट थी। तो जैसे ही वो इन्होंने 20-22 तारीख को सत्संग रखा था और ये प्लानिंग कर रहे थे कि हम किसी तरीके से इसको प्रीपोन करवा लें मैं अपनी टिकटों को, ताकि मैं इंडिया वापस चला जाऊं, क्योंकि वहाँ पे तो सब कुछ बंद हो जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज़ में ड्यू टू क्रिसमस एंड न्यू ईयर। तो गुरुजी से कहते अक्षय तेरी फ्लाइट कदों दी बुक है? तो इसने बोला गुरुजी मेरी 5 जनवरी। कहते हाँ 5 जनवरी को कट्ठे चलांगे आप दोनों ही, तूने अपना टैची तो पैक करना ही करना है, साथ में मेरा टैची भी पैक कर लेना, दोनों इकट्ठे 5 जनवरी 2020 को हम इंडिया चलेंगे। तो इट मीन गुरुजी ने जो उसका प्री पोन का प्लान था वो गुरुजी ने कैंसिल कर दिया कि प्री प्लान नहीं करवानी तूने, तूने उसी दिन जाना जिस दिन तेरी टिकट बुक है, वो टिकट मैंने तेरी बुक करवाई हुई है। तो बैठे बैठे तो इमीडिएटली गुरुजी शिव जी के रूप में कन्वर्ट हो गए। शिव जी के जिनके जटाएं आ गई, नाग आ गया, गंगा निकल रही है, और गुरुजी बैठे बैठे गुरुजी ने ऐसे हाथ किया शिव जी ने, तो शिव जी के हाथ में वही रुद्राक्ष की माला आ गई जो आंटी ने भेजी थी, वही साइज वही सब कुछ। तो गुरुजी ने बोला अक्षय मुझे मालूम है तू किसी के हाथ से कोई चीज़ नहीं लेगा, वो माला मैंने तेरे लिए भेजी थी, लेकिन मुझे ये भी मालूम था तेरा मेरे ऊपर विश्वास है, तू मेरे बिना जब तक मैं तुझे नहीं दूंगा तू किसी से कुछ नहीं लेगा, इसलिए मुझे तुझे माला देने के लिए आना पड़ा। तो गुरुजी ने वो रुद्राक्ष की माला दी, अक्षय इन्हों संभाल के रखी, तो ये प्रसाद है। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग। आप गुरु पे विश्वास करना सीखो, डामाडोल ना हो कि उनको वो ऐसे कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। अगर आपका गुरु पे विश्वास नहीं है तो आप कहीं ना कहीं डामाडोल होंगे। और गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं। ये ना सोचो कि उन अंकल की ब्लेसिंग कर दी, पुरानी की ब्लेसिंग कर दी, नई की ब्लेसिंग कर दी, गुरु जी ऑलवेज विद अस। तो ऐसे ही गुरु जी जो मेरा बेटा जब सिडनी गया था 4 साल पहले, तो वहाँ पे मेरी सिस्टर बनी हुई है डिम्पल, उसका नाम भी डिम्पल है। तो उन्होंने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया, वो हर एक साल करती हैं। और उन करने के बाद उन्होंने अक्षय की ड्यूटी लगाई कि अक्षय तूने मॉर्निंग फ्लावर्स लेके आने हैं वहाँ से, जो उनकी मंडी है वहाँ से। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन वो जो ओरिजिनल जब कहते हैं ना जो फ्रेश फ्लावर्स मिलते हैं, जो मंडी ओपन होती है, मार्केट ओपन होती है, वो 2:30 पे ओपन होती है,
कि तुम्हें सुबह सुबह जाना है ताकि तो फ्रेश फ्लावर लेके आ जा, ताकि उसके बाद एक तो फ्लावर पुराने हो जाएंगे, जो लेके जाने वाले ले जाएंगे, प्लस महंगे होने शुरू हो जाएंगे। तो रात को इसको 4 बार फ़ोन करना शुरू किया इसने, 3 या 4 डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलार्म लगाए मोबाइल्स के ऊपर और जगह पे, कि ताकि सुबह मेरी आँख खुल जाए और मैं चला जाऊँ। क्योंकि इसके घर से अराउंड 1 आवर की जर्नी थी जहाँ से मार्केट थी फ्लावर्स की। तो 11 बजे डिम्पल आंटी फ़ोन करती हैं इसको, मेरी तो दीदी है, कि डिम्पल दीदी फ़ोन करती हैं कि अक्षय ध्यान रखना, सो ना जाना, तूने रात को जाना है वहाँ फ्लावर्स लेने के लिए। ये वहीं सोया सोया बोला, हाँ हाँ आंटी मुझे मालूम है, मैं चला जाऊँगा। फिर 11:20-25 पे फ़ोन आता, 3 या 4 फोन उन्होंने फ़ोन किए, तो उन्होंने बोला हाँ आंटी मुझे मालूम है, मैं चला जाऊँगा, आप टेंशन ना लो। तो जैसे ही ये तीसरा फ़ोन बंद किया या चौथा फ़ोन बंद किया, तो इमीडिएटली इसको गुरुजी का ड्रीम आ रहा है। तो इसको ड्रीम में क्या दिखाते हैं गुरुजी, इसके पास होंडा सिटी कार थी, और ये होंडा सिटी कार इसकी टोटली एक्सीडेंटल होके ख़त्म हो चुकी है, और अक्षय की डेड बॉडी उस कार के बाहर पड़ी है। तो ये अपने ड्रीम में देख रहा है कि क्या मेरी वाकई डेथ हो गई है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया ड्रीम में भी। तो इमीडिएटली गुरुजी वहाँ पे इसके पास आके इसके ड्रीम में खड़े होते हैं। गुरुजी ने ट्राउज़र पहनी हुई है, स्पोर्ट शू पहने हुए हैं और टी शर्ट पहनी हुई है। तो गुरुजी आके इसको उठाते हैं, इसकी बॉडी को उठाते हैं। गाड़ी वैसे ही एक्सीडेंट हुई पड़ी है। तो कहते अक्षय, अगर तू 11 बजे घर से निकल जाता, 11 से 12 तेरी डेथ का टाइम था जो तू देख रहा है, ये एक्चुअल में होना था जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि कार तेरी टोटल एक्सीडेंट होनी थी और तेरी डेथ होनी थी। अगर 11 और 12 के बीच में तू चला जाता, ये एक्चुअल में तेरे साथ होना था। कहते तुझे 3 या 4 बार डिम्पल ने फ़ोन किया उठाने के लिए, वो डिम्पल नहीं थी, वो तेरा काल था जो तुझे उठा रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे तेरे सराहने खड़ा सी, कहते तूने 4 बार उठने की कोशिश की है, मैंने चारों बार तुझे लोरी दे के, प्यार दे के तुझे दोबारा सला दिया। कहते क्यों, मेरा जन्मदिन सी। कहते लोग मेरा संगत मेरा जन्मदिन ब्लेस आज मना रही है। कहते अक्षय, मैं तुझे एक 9 लाइफ ब्लेस करके जा रहा हूँ। कहते लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं तुझे रिटर्न गिफ्ट दे के जा रहा हूँ, और इतना बड़ा गिफ्ट दे के जा रहा हूँ कोई सोच भी नहीं सकता। देख मैं तेरी 9वीं लाइफ ब्लेस करके जा रहा हूँ। तो मॉर्निंग उसके बाद ये उठा, अपने फ्लावर्स वगैरह लेके आया। इसने हमें कोई सत्संग नहीं सुनाया, कुछ नहीं बताया। तो वाइफ को सुबह 5 बजे ड्रीम दिखाते हैं कि उसके पास वाइफ के पास मैं खड़ा हूँ, गुरुजी खड़े हैं और हम तीनों खड़े हैं। तो वाइफ के पास सैमसंग का फ़ोन था, एंड्रॉयड फ़ोन आज की डेट में, क्योंकि जब गुरुजी अपने चोले में विराजमान थे तब तक स्मार्टफोन नहीं आए थे। तो गुरुजी फ़ोन पकड़ के गुरुजी स्क्रॉल करते होते थे फ़ोन को, जैसे हम लोगों के फ़ोन भी पकड़ के। तो गुरुजी उनमें से नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स, फोटोग्राफ वगैरह देखते रहते थे। बात इतना एडवांस नहीं होता था, लेकिन ठीक है फिर भी गुरुजी देखते रहते जो कुछ भी था। तो जैसे ही उसका फ़ोन उठाया, गुरुजी ने सबको स्क्रॉल करना फ़ोन शुरू किया। देन से ऊपर ना वाईफाई का निशान बना हुआ था। कहते डिम्पल आंटी ये वाईफाई की है। कहते गुरुजी ये इंटरनेट से चलती है, हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी से भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। गुरुजी अब ना वो फ़ोन मिलाने की ज़रूरत नहीं है। कहते अच्छा आप अक्षय ना गल कर सकते हैं डिम्पल। कहते हाँ जी गुरुजी, चल मिला फिर अक्षय फ़ोन। तो वीडियो कॉल गुरुजी ने अब मेरे बेटे को मिलाई। तो उसके साथ ही ड्रीम ख़त्म हो गया। लेकिन गुरुजी ने वाइफ के ड्रीम में ये चीज़ दिखा दी। गुरु जी का हमेशा बोलते थे अगर गुरु किसी को याद करता है तो इट मीन आप लोगों की ब्लेसिंग करता है उसकी, कि मैंने अक्षय की लाइफ ब्लेस कर दिया, मैंने अक्षय को ब्लेस कर दिया तुम्हारे ड्रीम में। जब उसने फ़ोन किया तब उसने पूरा ड्रीम सुनाया कि मम्मी आज मुझे गुरुजी ने ऐसे ऐसे ब्लेस किए। तो डिम्पल ने अपना ड्रीम सुनाया। वहाँ पे भी वही टाइम था, यहाँ पे भी वही टाइम चल रहा है। तो ये गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका है कि आपको कैसे ब्लेस करना है। सिर्फ गुरु से कनेक्ट होना सीखो कि आप गुरुजी से कैसे कनेक्ट होते हो। गुरुजी संगत के थ्रू, गुरु संगत हमेशा बोलते थे संगत ही ਤੁਹਾਡੀ फैमिली है। आपके काम आए ना आए, लेकिन आपकी संगत जो मैं बना के जा रहा हूँ यही आपके काम आएगी। तो ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ में पहले मलेरकोटला में अश्विनी वकील जी रहते थे, तो आजकल वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए हैं। मैं चंडीगढ़ में मेरी पोस्टिंग थी। तो रात को सुबह सुबह वाइफ का फ़ोन आया कि रात को वकील साहब, हम लोग वकील साहब ही बोलते थे, कि वकील साहब मलेरकोटले वाले ना हॉस्पिटल में एडमिट हैं, रात को उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है।
मैं कहा ठीक है, मैं कल या परसों आऊँगा। उन्होंने बोला कि उनकी बाईपास सर्जरी, डॉक्टर ने बोला है कि बाईपास सर्जरी होनी है, तो एक बार मिलेंगे। मैं कहा हाँ हाँ, मैं कल आ रहा हूँ, तो कल चंडीगढ़ से आऊँगा, हम लोग मिलेंगे। तो सेम डे मुझे गुरुजी का फ़ोन आया। तो अब हम लोग वकील साहब बोलते हैं तो अश्विनी जी बोलते हैं, तो इतना ही नाम लेके बुलाते हैं हम एक दूसरे को। तो गुरुजी ने मुझे फ़ोन आया, कहते नरेंद्र वो अपना पंडित बीमार हो गया। मैं कहा गुरुजी कौन पंडित? कहते वो अपना अश्विनी वकील, कहते बीमार हो गया, कहते हॉस्पिटल एडमिट है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी मुझे पता लगा था। कहते कम कर, तू ते डिंपल आंटी दोनों लुधियाने जाके आओ, ਉਹਦਾ पता लैके आओ। मैं कहा ठीक। दोनों ने इकट्ठे जाना वै, कहते तुसी अंदर ਉਹਦਾ पता लैन लई। तो वो आईसीयू में थे, तो आईसीयू में एक बंदे से ज़्यादा आपको नहीं जाने देते। फिर हमने डॉक्टर की रिक्वेस्ट की उनको कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हैं कि हमें मिलना है। उन्होंने बोला एक टाइम पे एक ही बंदा जा सकता है। तो हमने बोला जैसे मर्जी करो, हम दोनों को इकट्ठे जाना, 2 मिनट में जाके वापस आ जाएंगे। देन उन्होंने स्पेशल परमिशन दी, हम लोग ऊपर गए, 2 मिनट बैठे, उनका हालचाल पता किया और वापस आ गए। जैसे ही हालचाल वापस करके आए तो शाम को फिर गुरुजी का फ़ोन आया। कहते ਆਪਾਂ वकील ब्लैस करता, कहते ਆਪਾਂ ने वकील ब्लैस करता, कहते नरेंद्र ਆਪਾਂ ने। मैं क्या गुरुजी आप तो सब कुछ कर। तो गुरुजी ने अगले दिन पता लगा कि गुरुजी ने उनकी बाईपास सर्जरी को क्लियर करके उनको सिंपल एक स्टंट डाल के उन्होंने रिलीज कर दिया था। तो मतलब ये गुरुजी का हम लोगों ने हमें भेजा है, वो गुरुजी खुद गए थे, हम लोगों का बहाना था उनको ब्लेस करने का। तो गुरुजी ने वहाँ पे जाके उनको लाइव ब्लेस की। तो सेम गुरुजी किसी भी संगत के थ्रू किसी को भी ब्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद हम लोग जब दिल्ली आए तो एक दिन वाइफ को ड्रीम आया गुरुजी का कि डिम्पल आंटी, तो ऐसे ही बोला करें डिम्पल आंटी जाके एक दिन ना हॉस्पिटल में जाके चाय पी के आ अंकल नाल। तो कहती गुरुजी हॉस्पिटल, हाँ हॉस्पिटल जाके चाय पी के आ। तो हम चुप कर गए। तो सुबह जब हम लोग उठे वाइफ ने ड्रीम सुनाया। मैं कहा कई बार क्या होता है हम लोग किसी सत्संग में नहीं जाते, बड़े मंदिर में नहीं आते, कहीं और नहीं जाते, तो एक चाय प्रसाद नहीं मिल रही, हम लोगों को चाय प्रसाद चाहिए। तो मैं कहा नहीं नहीं रहने दे, तेरे दिमाग में ना एक सत्संग का है कि बहुत दिन हो गए सत्संग नहीं अटेंड किया, तो इसलिए तुम्हें चाय का लग रहा है। कहते नहीं नहीं गुरुजी ने स्पेशल बोला है कि चाय पी के आनी है। तो मैंने इग्नोर मार दिया। हम लोग कई बार गलतियां करते हैं, गुरुजी आपको ड्रीम में कुछ हिंट दे के जाते हैं तो हमें वो आज्ञा को मानना चाहिए। तो मैंने उसको इग्नोर किया, मेरी गलती थी। तो वाइफ के 1 या 2 दिन के बाद हल्का सा पेन होना शुरू हो गया। पेन होते थे, स्टमक में पेन होना शुरू हो गया। हमने डॉक्टर्स को दिखाया, किसी ने उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए। तो 7-8 दिन के बाद फिर गुरुजी ड्रीम में आए। कहते डिम्पल आंटी चाह नहीं पी के आई, जाके चाह पी के आ हॉस्पिटल अंकल नाल। तो मैंने फिर इग्नोर मारा। तो मैं इग्नोर मारा या कहीं बिजी था, मैंने फिर मना कर दिया। तो इसके प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो गई। इनफैक्ट इसकी इंडोस्कोपी भी हो गई, इंडोस्कोपी में भी कुछ नहीं मिल रहा। तो हमने सब डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने बोला हमें इंडोस्कोपी का एक अपग्रेड वर्जन करना पड़ेगा, हम वो वर्जन कर लेंगे, लेकिन अभी हमें को समय नहीं लग रहा। तो ये फ्राइडे का दिन था या सैटरडे का दिन था। तो फिर जैसे ही आया तो फिर मंडे को इसको दोबारा इंडोस्कोपी का अपग्रेड वर्जन दोबारा होना था, इसका वो टेस्ट जो होना था। तो करने के बाद इनको थर्ड टाइम जब ड्रीम आया, 20 दिन के बीच में गुरुजी का तीसरा ड्रीम आ गया। तो गुरुजी ने ड्रीम में बताया, कहते डिम्पल आंटी इस तो पहला कि चीज़ां ज़्यादा खराब हो जान और मेरे भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जान, जल्दी जाके जल्दी तो जल्दी हॉस्पिटल अंकल ना जाके चाय पी के आ। तो इसने सैटरडे को हम लोग, मैं जैसे ही ऑफिस से आया तो हम रात को अपोलो हॉस्पिटल गए। अपोलो के पास रहते हैं दिल्ली में। अपोलो हॉस्पिटल गए, चाय तो नहीं मिली। रात को 11:30 बजे हम लोग कॉफ़ी पी के आए, क्योंकि संडे को एक टेस्ट इसका नॉर्मल होना था, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ। उसके बाद मंडे को उस बेस के ऊपर इनकी जो सेकंड इंडोस्कोपी होनी थी वो होनी थी। तो जैसे ही चाय पी के आए, नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास सब कुछ चेकअप करवाने के लिए गए। तो जिस डॉक्टर ने वो दोबारा टेस्ट किए तो ही से किस डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम है। कहते आपको तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आपका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उस एक कप चाय में जो गुरुजी ने हॉस्पिटल में पिलाई, इसकी पूरी बीमारी क्योर कर दी। लेकिन सिर्फ वहाँ पे यही है कि गुरुजी अगर हमें कुछ बोल के जाते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करना सीखो, इसको इग्नोर ना करो। तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो गुरुजी का हमेशा ब्लेस करने का अपना ही तरीका है। तो मुझे भी गुरुजी ने मेरी लाइफ भी ऐसे ही ब्लेस की। तो एक दिन कोई 3 संत हमारे घर के ऊपर कोई मांगने के लिए आए। तो मदर को सर्दियों के दिन थे, तो उन्होंने बोला कि हम उस समय इनिशियली गुरु से जुड़े थे उस समय। तो
तो थोड़ा टाइम ही हुआ था, गुरुजी दिल्ली आ गए थे। तो उन्होंने संतों ने आके मांगना शुरू किया, मेरी मदर को बताना शुरू किया कि आपकी दो बेटे हैं, बड़े बेटे की डेथ हो जानी चाहिए, अभी वो जिंदा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने, नहीं मेरे बाबा जी मेरे दो बेटे हैं और एक बेटी है, और बेटी प्लीज़ बेटी के लिए कुछ करो, जबकि हम दोनों ब्रदर ही हैं, हमारे कोई सिस्टर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी भी है और ससुराल में ना बेटी को बहुत परेशान करते हैं, बाबा जी उनके लिए बताओ। तो उन्होंने बोला देख बेटी, गुरुआं नाल संतां नाल मजाक नहीं करीदा हुंदा, तेरे दो ही बेटे हैं और बड़े बेटे की डेथ हो जानी चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरे ऐसे ऐसे, उन्होंने फिर मना किया। तो इमीडिएटली मेरी वाइफ बाहर आती है, बेटा बाहर आता है। तो वाइफ ने सर्दियों के दिन थे, शॉल ओढ़ा हुआ था और शॉल के नीचे गुरुजी का लॉकेट था। तो उन्होंने बोला कि बेटी तू जिसको मानती है वो हमेशा तेरे अंग संग रहता है। तो मेरी सारी बात मेरी मदर इन लॉ ने बताई कि ऐसे ऐसे ने बोला है कि नरेंद्र की डेथ हो जानी चाहिए, अगर नहीं हुई तो एक डेट दे दी उन्होंने। ये डेट है, नवंबर था या दिसंबर था, गुरु नानक देव जी का बर्थडे था वो हमें बाद में पता लगा कि ये दिन नरेंद्र की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अगर ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा तो इसकी ज़िंदगी ब्लेस हो सकती है, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। तो उन्होंने बोला ये दान पुण्य कर दो, ये कर दो, हम इनके लिए प्रेयर करेंगे। तो भाई कहती जब ये दिन निकल जाएगा आप आ जाना, आप जो बोलोगे मैं आपको वो लेके दूँ, आप इनके लिए प्रेयर करना। वो चले गए, पानी वगैरह पिया। लेकिन जब वो चले गए तो सबने देखा वो किसी भी घर पे नहीं रुके एक्सेप्ट फॉर हमारे होम के। तो जब वो जाने लगे तो पीछे मेरी वाइफ गई और मेरी मदर गई, देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो जो मुझे गुरुजी ने बाद में 2002 में जाके बोला कि नरेंद्र तेरे घरे मैं गया सी, तेरे घरे भीख मंग के आया हुआ मैं ब्रह्मा और विष्णु तेनू ब्लैस करन, तेरी लाइफ ब्लैस करने पिछे गए सी, तेरे घरे भीख मंग के आए हैं असीं। कहते रब भी अपने भगतां घरे भीख मंगन जांदा जो संगत नूं ब्लैस करना हुंदा कई बार। तो जैसे ही वो दिन आया तो वाइफ कहती है आप एक काम करो, अगर मैं बोलूं कि मेरी वाइफ का मेरे बेटे का जो ट्रस्ट है, मेरा ट्रस्ट तो है ही है मेरे, लेकिन इनका ट्रस्ट मेरे से भी बहुत ज़्यादा है। तो विश्वास जिसको बोलते हैं, कहते हैं गुरु जी बोलते थे फैमिली में एक बंदा भी मुझे माने तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। जरूरी नहीं है कि पूरी फैमिली ही मेरे से कनेक्ट होगी, एक बंदा भी मेरे से कनेक्ट हो गया, एक संगत भी मेरे से कनेक्ट हो गई, मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। तो गुरु जी ने वही चीज़ की। तो जैसे हम लोग, वाइफ कहती है आप एक काम करो, आज गुरु नानक देव जी का वैसे भी है, गुरु जी ने तो कभी मनाया नहीं था गुरु नानक देव जी का बर्थडे, कि आप लोग गुरु जी के पास चले जाओ। ये दिन वो लास्ट दिन बोल के गए हैं ना, अगर आपको कुछ हो भी गया, अगर डेथ भी होनी होगी आपकी तो गुरु जी के चरणों में होगी। मैं एक चीज़ संभाल लूँगी कि आपकी अगर डेथ हुई है गुरु जी के चरणों में हुई है। और गुरु जी के हैं, गुरु जी तो मौत के, जन्म और मौत के दाता हैं। अगर गुरु जी के सामने कुछ चीज़ होगी भी तो आपकी मौत को वो टाल भी सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए, मैं वहाँ पे देखा तो रात के 1:30 बजे तक गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ प्रॉपर, यानी कि जो कीर्तन दरबार होता है सब कुछ होता है गुरु जी के यहाँ पे हुआ है, खरपालें, चिमटा सब कुछ बजा उस दिन। तो 1:30 बजे या 2 बजे गुरु जी ने मुझे वहाँ से छुट्टी दी और रात को वाइफ को 1-1:30 बजे गुरु जी ड्रीम दिखाते हैं कि गुरु जी लुधियाना हमारे घर पे आए हुए हैं और गुरु जी के साथ काली माता है। काली माता का विराट रूप है, वाइफ कहती बहुत ही डरावना रूप है उनका। तो वो गुरुजी के पास खड़ी हैं। तो गुरुजी ने मुझे उठाया और वाइफ को उठाया। तो बेटा भी लेटा हुआ है, कहते नरेंद्र उठ, ले तेरी ब्लेसिंग दे के जाइए। तो गुरुजी कहते तेरे ते नरेंद्र किसी ने कुछ किया हुआ सी, तेरी डेथ लिखी हुई सी अज, इसलिए मैं काली नूं लैके आया। जिसने भी किया था ब्लैक मैजिक वो काली के थ्रू ही किया था। ही से काली दा ब्लैक मैजिक काली ही काट सकती, मैं तो काट सकता हूँ क्योंकि मैं सृष्टि का मालिक हूँ, मैं काली दा भी प्यो हाँ, क्योंकि ये सारी जितनी देवियाँ हैं सारी मेरी बेटियाँ हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ। लेकिन काली की अगर मैं ही काट देता तो काली की वैल्यू ख़त्म हो जाती, मेरी बेटी की वैल्यू ख़त्म हो जाती। इसलिए मैं काली को लेके आया हूँ तेरा कल्याण करवाने के लिए। तो काली माता ने ऐसे हाथ किया तो काली माता के हाथ में एक चांदी की छड़ी आ गई। तो गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन दी नरेंद्र अपने हाथ कर। तो मैंने अपने हाथ के दोनों हाथों के ऊपर उन्होंने छड़ियाँ मारी, फिर मेरी कोहनी के ऊपर छड़ियाँ मारी उन्होंने काली माता ने। देन गुरुजी ने फिर मेरी वाइफ को बोला डिम्पल आई है, काली माता आई है, लगे है तो तू भी ब्लेसिंग ले ला।
तू भी हाथ कर ला। तो कहते गुरुजी मैंने नहीं हाथ आगे करूँगी, ये जोर से छड़ी मारेंगी। तो गुरुजी कहते तू भी मेरी बेटी है, ये भी मेरी बेटी है, ये कैसे ज़्यादा मारेगी, कुछ नहीं होगा, ब्लेसिंग ले ले। कहते नहीं नहीं गुरुजी मैंने नहीं लेनी, मैं नहीं हाथ आगे करूँगी। ये गुरु से जिद करे, गुरु यार चंगा ना सी कोई गल नहीं। कहते डिंपल आंटी ये ना समझी कि मैं तेरे घरे ड्रीम च आया ब्लैस करने, मैं रियलिटी तेरे घरे काली माता ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। जा उठ के अपने मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी फोटो देख के आ। तो सारा ड्रीम ख़त्म हो गया। ड्रीम ख़त्म होने के बाद ये इमीडिएटली उठी रात को 1-1:30 बजे। जब उठ के अंदर मंदिर में गई तो जो हमें सबसे पहली फ़ोटोग्राफ गुरुजी की मिली थी वो रेड चोले की मिली थी। छोटी सी फ़ोटोग्राफ थी, रेड चोले की फ़ोटोग्राफ मिली थी। तो वो रेड चोला बिल्कुल ब्लैक हो चुका था और इसने मंदिर में जाके माथा टेका। जब पूरा उसको देखा तो धीरे धीरे 5 मिनट के बाद वो नीचे से ब्लैक चोला, जैसे कर्टन उठता है नीचे से, कर्टन उठना शुरू हो गया और अगेन वो रेड चोला बन गया। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने देख ला नरिंदर तेरी उम्र ब्लेस करती। तो गुरुजी का ब्लेस करने का एक टोटली डिफरेंट है। हाँ, कई बार हम लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे लंगर करना है, मैं लंगर में सेवा भी करूँगा, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा। हम लोग सब करते हैं क्योंकि हमारे मन का भाव है कि हम भी सेवा मैक्सिमम करें। लेकिन गुरु आपका एग्ज़ाम लेने के लिए टाइम टू टाइम आते रहते हैं, वो किसी रूप में भी आ जाते हैं। तो ऐसा ना समझो कि गुरुजी इसी रूप में आएंगे, गुरुजी किसी रूप में भी आ सकते हैं। जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे तो वीक में एक बार मक्की की रोटी और सरसों का साग बन के जाता था मलेरकोटला गुरुजी की घर से। तो एक दिन मेरी मामी जी ने बोला है कि एक काम करो, मैं भी ना 100 से 150 मक्की की चपाती बना दूंगी, रोटी बना दूंगी, आप भी प्लीज़ मेरी तरफ से भी थोड़ा सा बस भोग लेके चले जाना। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप भी दे देना, हम लोग बाईपास पे आपको पकड़ा देंगे जहाँ से आप निकलोगे। तो जिस दिन वो अभी उन्होंने सैटरडे को जाना था, आज उनकी बात हुई है, तो 2 से 3 दिन के बाद, यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे पकड़ लो कि अभी मेरे मामा जी शॉप पे गए ही थे। तो मामी लॉक लगा के अंदर जाने लगे गेट लगा के, तो किसी ने आके नॉक किया जैसे ही। तो कोई एक बैगर है, उसकी लेग्स ख़राब हैं, वो बैरिंग के ऊपर एक छोटा सा फट्टा रख के कई बैगर्स मांगते हैं, तो वो घर के बाहर बैठा हुआ है। तो उन्होंने आके बोला बेटी कुछ खाने को दे दे। तो मेरे मामी जी कहते अभी तो बाबा जी दिन भी शुरू नहीं हुआ और आपने मांगना भी शुरू कर दिया। अभी तो मेरे हस्बैंड घर से गए हैं शॉप के लिए, अभी तो उन्होंने शॉप ही नहीं खोली और मैंने अभी घर का काम भी शुरू नहीं किया और आपने मांगना भी शुरू कर दिया। तो आप जाओ। वो गली बिल्कुल बंद होती है जहाँ पे उनका घर है। तो वो गेट लगा के जाने लगे। तो उनके वर्ड क्या थे, कल तो बोल रही थी लंगर खिलाऊंगी और आज असी घरे आए हैं, सानू दुत्कार दी है। तो चलने के बाद मामी अंदर गए। कहते हैं ना गुरु जी ही आपको ब्लेस करने का वे बनाते हैं, गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं। मामी जी अंदर गए, उन्होंने बोला यार कोई आपके घर के पास आया है तो सुबह सुबह आया है, उसको भूखा क्यों भेजूं। कोई बात नहीं, अगर वो आ गया, कोई पहले कभी नहीं आया, अगर आज आया है तो उसको भूखे पेट नहीं जाने दूंगी। तो मेरे मामी जी किचन में गए, उन्होंने चाय बनाई, 2 लड्डू और जो 2 बिस्कुट उन्होंने एक कटोरी में डाले, 1 लड्डू या 2 लड्डू डाले कटोरी में और बाहर लाके उनको दे दिए। कहते बाबा जी आप चाय पी के गिलास और कटोरी यहीं पे रख देना, बाद में अपने आप उठा लूंगी, दोबारा गेट ना खटकाना। जैसे ही वो जाने लगे तो उन्होंने बोला बेटी मांग ले कुछ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने बोला वो अनंतपुरी साहब को मानते, अनंतपुरी वाले महाराजा जो एमपी में, उनको मानते हैं, गुरु जी को भी मानते हैं। उन्होंने बोला हमारे गुरुओं का दिया हुआ बहुत कुछ है बाबा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ही से नहीं नहीं बेटी मंगल है, आज मैं बहुत खुश हूँ, जो मंगना है वो मंगल है, मैं सबको दे दूंगा। उन्होंने बोला नहीं बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब उन्होंने बोला जा ऐश कर, कल्याण हो गया। तब भी मेरी मामी जी को नहीं पता लगा कि वो क्या बोले हैं उन्होंने। तो जैसे ही वो अंदर गए, किचन में काम करने लगे, उनको दोनों बातें तब रियलाइज हुई कि सुबह जब वो गेट आके खटकाया कि कल तो लंगर बना के खिलाएगी, आज मैं आया हूँ, आज घर पे आया हूँ तो दुत्कार रही है। और सेकंड जो उन्होंने इंसिडेंट याद करवाया कि जा मंगला ऐश कर, कल्याण हो गया। कहते ये तो गुरु जी बोलते हैं दोनों चीज़ें, और लंगर में गुरु जी के लिए संगत के लिए बना रही थी। तो जैसे ही वो बाहर गए, खाली गिलास वहाँ पड़ा है, खाली कटोरी वहाँ पड़ी है और वहाँ कोई भी नहीं है। उन्होंने भाग के जाके देखा गली के बाहर कि शायद कोई हो, वहाँ कोई भी नहीं था। तो ये गुरु जी का ब्लेस करने का तरीका है। आपको ये ना सोचो गुरु जी इसी स्वरूप में हमसे मिलने के लिए आएंगे। गुरु जी किसी स्वरूप में भी आ सकते हैं और भिखारी के रूप में भी आ सकते हैं, किसी रूप में भी आ सकते हैं। हाँ, जब हम गुरु जी की सेवा करते हैं
तो गुरुजी उसका फल हमें ज़रूर देते हैं। वो कभी छोड़ते नहीं हैं, लेकिन उसके लिए हमें विश्वास रखना पड़ता है, ट्रस्ट रखना पड़ता है और वेट करनी पड़ती है। तो गुरुजी ने ऐसे ही एक बार एक सत्संग सुनाया कि जदों रब भी अवतार लेंदा ना, तो ऐसे बैठे थे कहा जब भगवान भी अवतार लेता है तो उसको भी एक बार भीख मांगनी पड़ती है। क्यों? मेरे में ईगो ना आ जाए कि मैं तो इतना बड़ी पावर हूं और मैं लोगों के बीच में आया। तो ही से रब नूं भी कई बार हो जाता है, तो रब नूं एक बार भीख मंगनी पैंदी है। कहते मैंने बॉम्बे में भीख मांगी हुई है। और कहाँ मांगी, कब गए गुरु जी, अगर किसी के कोरिलेट करोगे, चाहे पुरानी से पुरानी संगत को कोरिलेट कर लो, किसी को नहीं मालूम कि गुरु जी बॉम्बे कब गए थे। तो गुरु जी कहते असी बॉम्बे भीख मंगी हुई है। कहते मैं डेली मॉर्निंग एक चाय वाले की रेडी लगी होती थी अम्मा की, मैं उसके पास जाता था, वो मुझे एक चाय पिलाती थी और एक मक्खन बंद खिलाती थी। ये बहुत टाइम चला। कहते मैंने बहुत टाइम उसने मुझे खिलाया। कहते जब आपके कर्मों का भुगतान पूरा हो जाता है तो आप भगवान को भी कई बार दुत्कारते हो, तो आप क्या समझते हो हमसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन भगवान ने जब आपका हिसाब करना होता है तो भगवान आपके कर्मों का हिसाब जब टाइम आता है ना तो अपने आप कर देता है। कहते एक दिन उसने मुझे मना कर दिया कि आज के बाद मेरे से चाय पीने नहीं आना, मैं कल से तुम्हें चाय नहीं पिलाऊंगी, क्योंकि तू बहुत टाइम हो गया फ्री की चाय पीते हो और सबसे पहला फ्री का जो ग्राहक होता है, वो कस्टमर होता है, तुम होते हो। तो उसने मना कर दिया। गुरु जी कहते असी तां कल्याण करना सी ना, क्यों जो जड़ा मेरे लड़ लग गया मैं उहदा कल्याण करना ही करना वै। कहते मैं अगले दिन फिर मॉर्निंग 5:30 मॉर्निंग उसकी शॉप के बाहर जाके बैठ गया। जब उसने अपनी रेडी खोली तो मैंने फिर चाय के लिए बोला। उसने बोला आज तू फिर आ गया, आज मैं तुझे चाय नहीं दूंगी, चाहे जो मर्जी हो, ना चाय दूंगी ना मक्खन बन दूंगी। तो गुरु जी कहते मैं उन्होंने कहा बेबे इन पंजाब हम लोग सब नॉर्मली बड़े जो बड़े होते हैं, मदर होती हैं, उनको बेबे जी बोलते हैं कि बेबे आज लास्ट टाइम पिला दे, आज तेरा सारा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। तो उन्होंने कहते गुरु जी कहते उन्होंने बोला कि तू मुझे क्या देगा, तू तो खुद नंग मलंग है, तू तो खुद मांग के खाता है, मुझे मेरा हिसाब किताब कहाँ से बराबर कर देगा। गुरु जी कहते मैंने बोला अच्छे एक काम कर, आज लास्ट हुआ चाय पिला दे, आज के बाद कभी भी तेरे पास चाय पीने नहीं आऊँगा। तो उसने बहुत, गुरु जी कहते उसने रो पीट के मुझे चाय पिलाई, मक्खन बंद खिलाया कि आज ये लास्ट है, इसके बाद नहीं। कहते जब मैंने चाय पी और मक्खन बंद खाया, मैंने उसको बोला बेबे काम कर, अपना पल्ला कर। तो गुरु जी कहते उस समय मेरे सफारी सूट पहना हुआ था, तो मैंने उसको बोला बेबे अपना पल्ला कर, जब तू बस करेगी मैं तब बस करूंगा, आज तेरा सारा साब्ता बराबर कर देना। कहते उसने बहुत ही लाइटली लिया उस चीज़ को। उसने अपना पल्ला, जिनके कमीज का पल्ला आगे किया। कहता मैंने अपने दोनों शर्ट के दोनों कोनों को पकड़ा, उसको हिलाना शुरू किया तो सोने की गिन्नियाँ गिरनी शुरू हो गई। उसके उसके जो पल्ला था उसके बीच में जब गिन्नियाँ गिरते गिरते इतना वेट हो गया, उसको होल्ड करना मुश्किल हो गया। धनी से कि बस। तो गुरु जी कहते लै बेबे अज तो बाद तेरा मेरा जन्मा जन्मा का हिसाब किताब बराबर हो गया, अज तो बाद तू पैसों च खेलेंगी बट रब नहीं तेनों मिलेगा, तू रब नूं लभदी रह जाएंगी, रब तेनों नहीं मिलेगा। क्यों? तेनों पैसा चाहिदा सी, मैं तेनों पैसा देता। कहते तेरा मेरा अज तो बाद जन्मा जन्मा का हिसाब किताब बराबर हो गया। तब गुरु जी ने बोला गुरुआं तो गुरु नूं मंगीदा हुंदा है, चीज़ां नहीं मंगी दियां हुंदियां। जब आप गुरु से गुरु को मांगोगे तो चीज़ें तो पीछे पीछे भागती हैं। तो जय गुरु जी संगत जी। तो बस मेरी सिर्फ एक ही अरदास है, गुरु पे विश्वास करना सीखो। वो बिना मांगे आपको सब कुछ देते हैं, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन एज ए ह्यूमन हैं हम लोग जो टाइम टू टाइम बहुत कुछ मांगते हैं, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ों में मांगनी पड़ती है। लेकिन मैं सिर्फ गुरु जी ने जो मुझे समझाया, सिर्फ एक ही चीज़ समझाई है कि छोटी छोटी चीज़ें तो मैं बिना मांगे ही आपकी मुरादें पूरी कर देता हूँ। जब आप मेरे से तब मांगो जब आप समझो कि सिर से ऊपर पानी जाने वाला है। गुरुजी अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब आप ही मुझे बचा सकते हो। कहते तब मांगो। मांगना मेरे से ही है, देना भी मैंने ही है, लेकिन मांग के अपने गुरु को छोटा ना करो। जब बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली होगी तब मांगो, तब देखो गुरु का चाय का टेस्ट क्या है। कि इसे गुरु हाँ तो गुरु न मंगो, चीज़ा ना मंगो, गुरु पे विश्वास रखना सीखो कि मेरा गुरु पूर्ण परमात्मा है, मेरा गुरु पूर्ण महाशिव है। वो सब कुछ दे सकता है जो इस संसार में, इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जहाँ डॉक्टरी फेल हो जाती है, मेडिकल फेल हो जाती है, साइंस फेल हो जाती है, वहाँ पे गुरु जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। जय गुरु जी महाराज।